चलिए तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी। उम्मीद है आप लोग सभी बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सबका स्वागत है आपका। यूट्यूब चैनल पे। तो अभी तक हमने डेरिवेशंस की बात करें तो चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3, ये तीनों चैप्टर्स के डेरिवेशंस फिनिश कर लिए थे। अब हमें आगे डेरिवेशंस देखने हैं, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। ये जो रिकॉर्डिंग रहेगी ये आपको ऐप पर भी अवेलेबल मिल जाएगी। इसके अलावा यूट्यूब चैनल हमारा जो है एडोस्टेट यूट्यूब चैनल, वहां पर भी इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। इसके अलावा ये जो पीडीएफ्स आप लोग देख पा रहे होंगे, ये सब होंगे पास सीरीज। एडोस्टेट ऐप आप लोग डाउनलोड करना, वहां पर आपको मिल जाएगी ये सारी पीडीएफ्स। ओके, इसके अलावा फिजिक्स के कोर्स में भी ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। हाँ, तो बात करते हैं हम लोग, ये हो गया था हमारा चैप्टर फिनिश। बात करते हैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म की, यूनिट नंबर 3 की। यहाँ से जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हो सकते हैं, वो हो सकता है एक्सप्लेन बायो सेवर्ट लॉ, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हमारे लिए है। इसके अलावा यहाँ से एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ये हो सकता है हमारे लिए, एस्टेब्लिश द फॉर्मूला फॉर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कोइल। ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हमारे लिए हो सकता है। ठीक है। इसके अलावा ये सारे क्वेश्चंस हमने क्लास 1 क्लास 2 में कर लिए थे कवर, तो इनको हम लोग नहीं करेंगे। तो यहाँ से फटाफट से दो डेरिवेशन कर लेते हैं हम लोग, फिर अगले चैप्टर पे मूव करेंगे। ठीक है, चलो भैया स्टार्ट करते हैं। सभी लोग अपनी कॉपी पेन निकाल लो, काफ़ी सारी चीज़ें आपको नोट करनी पड़ेगी, तो नोट करते चलना। ओके, हम बार बार बताएंगे नहीं आपको क्या चीज़ आपको नोट करनी है क्या चीज़ नहीं करनी है। आप लोग खुद समझदार हो, जो आपको लगे आपके लिए वैल्यू रखता है वो आप लोग नोट कर लेना। इसके अलावा रिकॉर्डिंग तो आपको मिल ही जाएगी, नोट्स ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक और बात, अगर किसी ने इसकी प्रिंट आउट नहीं निकलाई है, तो आप लोग चाहें तो इसकी प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। इजी रहेगा आप लोगों के लिए, या फिर अपनी कॉपी में क्वेश्चंस को नोट कर लेना। कभी इतना भी ना करो तो एटलीस्ट ये जो नंबर्स लिखे हैं 1 2 3 4 इस टाइप से, ये नंबर्स को नोट कर लेना और टिक लगाते चलना कि पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है, दूसरा कंप्लीट हो गया है। तो आपको एक मोटिवेशन मिलता रहेगा कि अच्छा अपन ने इतना कुछ कवर कर लिया, इतना हमारा बाकी है। ठीक है। आप चाहो तो दो पीडीएफ बना, दो अपनी दो कॉपी बना सकते हो, या फिर एक कॉपी बनाओ, उसमें अलग अलग पेजेस पे चीजें लिख सकते हो। एक में आप लोग जो हाईलाइट कर रखे हैं उनके नंबर लिख लो, उन क्वेश्चंस को लिख लो। सेकंड में आप क्या करो, सारे क्वेश्चंस के नंबर डाल लो। तो आपको समझ में आएगा कि हमने हाईलाइट क्वेश्चन कितने कर लिए हैं। इसके अलावा कंप्लीट क्वेश्चंस हमारे कितने कवर हो चुके हैं। अगर आप हाईलाइटेड क्वेश्चन भी करके जाते हो एग्जाम में, तब भी आप लोग मिनिमम 70% लेके आ जाओगे। मिनिमम 70% लेके आ जाओगे आप लोग। ठीक है। चलो, बाकी सारे क्वेश्चंस कर लोगे तो 90 to 95% आप लोग लेके आ जाओगे। और इस बात की गारंटी मैं देता हूँ यार, अगर आपने सारे के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से कर लिया कवर, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से कवर कर लिया, बिल्कुल एक भी चीज नहीं छोड़ी, समझ समझ के किया, तो आप गारंटी है कि आप 95% से कम ला ही नहीं सकते। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा है जो परीक्षा में इससे बाहर जाएगा। अभी आपने प्री बोर्ड एग्जाम देखी, प्री बोर्ड एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100% क्वेश्चन यहीं से आए थे। 100% क्वेश्चन यहीं आए थे। आप लोगों को एक वीडियो भी बना के प्रोवाइड हमने किया था कि कितने क्वेश्चन परीक्षा प्री बोर्ड एग्जाम में यहाँ से आए थे। ये इसके ऊपर टिक लगा रखा है हमने, ये देखो ये प्री बोर्ड में आ रखा है, ये क्वेश्चन प्री बोर्ड में आ रखा है। तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आए थे। चलो, काफी सारी बातें हो गई, आ जाते हैं फिर से भैया हम लोग डेरिवेशंस पे। सबसे पहला डेरिवेशन है बायोसेवर्ट लॉ का। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। कुछ नहीं करना है आपको यहाँ पे, आपको जस्ट इस टाइप से डायग्राम बनाना है, डायग्राम बना के बताएंगे आपको। और कुछ पॉइंट्स लिखना है, पॉइंट्स लिखना भी बहुत आसान है। 1 2 3 पॉइंट्स लिख 4 पॉइंट्स लिखना है यहाँ पे। और लास्ट में आपको इस तरीके से एक्सप्रेशन बनाना है, इसके बेसिस पे आपका सारा काम हो जाएगा। अपने पास अब इतना समय नहीं है कि हम लोग डीप में बात करें। एक पर्टिकुलर टॉपिक को ही हम लोग 2 2 घंटे 3 3 घंटे इसके ऊपर बात करें। अपना काम है कि फटाफट से इसको खत्म करें, हमें समझ में आना चाहिए, ये हमारा पहला टारगेट है। ठीक है। चलो, देखना आप लोग बायो सेवर्ट लो। 1820 की बात है। टू फ्रेंच साइंटिस्ट बायोट एंड सर्वर्ट डिडक्टेड एन एक्सप्रेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर विच इज नोन एज बायोट सेवर्ट लॉ। तो एक वायर मान लो, इस तरह से एक वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई करंट। ठीक है। हमने देखा कि यहां से इस वायर की वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितनी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, कितना मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे जो आप ये कर रहे हो ना वसुंधरा, ये ना कीजिए। ये जो आपके पास पेन का ऑप्शन दिख रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ तभी यूज करना जब हम आपको बोले। वैसे हम आपको बोलेंगे नहीं किसी भी क्लास में कि आप इसको यूज करो। आपको इसको यूज नहीं करना है, किसी को भी इसका यूज नहीं करना है। किसी का माइक ऑन है तो ऑफ कर लो। यहाँ पर देखिए, ये जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक की हम लोग दूरी निकाल लेते हैं। अब जो भी पॉइंट आप लोग ले रहे हो, जैसे ये पॉइंट हमने लिया, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि छोटा सा लाइन एलिमेंट हमने यहाँ से काटा है। छोटा सा लाइन एलिमेंट हमने यहाँ पे काटा है। यहाँ से एक हमारे पास एंगल बनेगा, थीटा एंगल।
ठीक है, इस थीटा एंगल को हम लोग थीटा इस तरह से थीटा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हमारे पास एक एंगल बना हुआ है। इस पॉइंट के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही है, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, चाहो तो एक सर्कुलर फॉर्म बना सकते हो, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, एम्पीयर एम्पियर सर्किटल लॉ। तो अपन नहीं बनाते हैं, अपन नॉर्मल रखते हैं इसको। तो इस टाइप से आपको डायग्राम बनाना है। अभी जो वायर है आप स्ट्रेट भी बना सकते हो, कैसे भी बना सकते हो, आपके ऊपर है। हमने इसको इस तरीके से बनाया। तो ये कंप्लीट यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ होगी उसको हम लोग एल मान लेते हैं। अगर ये कंप्लीट लेंथ है तो यहाँ से छोटा सा एलिमेंट हमने काटा है, उसकी वजह से जो यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो हमें कैलकुलेट करनी है। आई बात समझ में? छोटा सा एलिमेंट काटा है, जैसे ये वायर है, वायर में से छोटा सा हिस्सा हम लोग देख रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं लाइन एलिमेंट, जिसको डीएल बोलते हैं। डीएल, एल पूरी लेंथ है, डीएल मतलब छोटा सा पार्ट, जिसके आगे डी लग जाता है, डीएक्स लग गया, मतलब छोटा सा पार्ट यहाँ पे हमने काटा हुआ है। चलो डायग्राम हो गया कंप्लीट, एक नंबर आपको डायग्राम का मिल ही जाएगा। आगे देखिए, हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, एक एक करके बात करते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट। तो हमारे पास जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी आई के ऊपर। करंट जितना फ्लो करोगे उतनी हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाइन एलिमेंट। ठीक है, लाइन एलिमेंट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहने वाली है। इसके बाद जो हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो साइन थीटा के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी। फिर लास्ट में हम बोलेंगे कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस। रेडियस बोल दो या फिर डिस्टेंस बोल दो। बस अब जितने भी पॉइंट आपने देखे हैं, एक दो तीन चार, एक दो तीन और चार, ये चारों पॉइंट को एक साथ लिख दो। आई करंट के ऊपर डिपेंड करी, डीएल के ऊपर डिपेंड करी, साइन थीटा के ऊपर डिपेंड करी, आर स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करी। अब यहां से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा, यहां पे आया इक्वल टू का साइन, यहां पे आया के, और यहां पे हमने जैसा लिखा था वैसा का वैसा लिख दिया। ठीक है, इतने बात समझ में आई आपको? और आपको यहीं तक लिख के आना है कि आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। बस इतना सा काम आपको करना है। ठीक है, ये रहा हमारे पास इसका सॉल्यूशन। तो पॉइंट आप लोग पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, वही चीजें बार बार लिखी हुई है, पॉइंट को पढ़ लेना। सिंपल सी भाषा में बात करें तो आपको ये चार पॉइंट लिखने हैं, चार पॉइंट के बाद आपको इस टाइप से एक्सप्रेशन बना देना है। चलिए, तो एक क्वेश्चन हमारा फिनिश हुआ। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सेवंथ क्वेश्चन। एस्टेब्लिश द फॉर्मूला फॉर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। ये हम लोग देख लेते हैं। ये रहा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। मान लीजिए हमारे पास एक कॉइल है, दिख रही होगी कॉइल आप सब लोगों को। ये हमारे पास एक कॉइल हो गई। एक काम करते हैं, यहाँ पे बना देते हैं आप लोगों के लिए, बस आप लोगों के लिए यहाँ पे बना देते हैं। ये रही हमारे पास कॉइल। यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर हमें इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक छोटा सा हिस्सा निकालेंगे। इस हिस्से की वजह से यहाँ पे हमें इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। अच्छा, डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे आर बोलेंगे। आप लोग कहीं से भी देख लो आर ही बनेगा, क्योंकि सर्कल है, सर्कल में सभी जगह पे रेडियस सेम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जहां पे भी आप देखोगे वहां पे आर बनेगा। हम क्या करेंगे, हमारा फंडा सिंपल सा ये रहेगा कि हमने एक सर्कल बनाया। सर्कल क्या है ये पता है आपको? ये अपने पास है करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है। आप इसको ऐसा ना बनाते हुए ऐसा बनाएंगे। सबसे पहले इस तरह से करेंगे कि यहाँ से हमने करंट दिया, ये हमारा आई करंट गया, फिर हमने यहाँ से इसको इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से कर दिया। ठीक है, तो करंट हमारा पूरी रिंग के अंदर घूम रहा है। आई बात समझ में? अब इस पॉइंट को बोल दो ए पॉइंट, इसको बोल दो बी पॉइंट, इसको बोल दो सी पॉइंट, इसको बोल दो डी पॉइंट, इसको बोल दो ई पॉइंट। जरा ध्यान से देखना आप लोग सभी, ए बी सी डी, ए बी, ये इतना सेक्शन हो गया, ये इतना सेक्शन हो गया, बी सी वाला सेक्शन इतना हो गया, सी डी वाला सेक्शन इतना सेक्शन हो गया, डी ई वाला सेक्शन इतना वाला गया। हम क्या करेंगे, हम पर्टिकुलर सेक्शन के लिए, एक सेक्शन के लिए निकालेंगे, उसके बाद पूरे को इंटीग्रेट कर देंगे, पूरे को जोड़ देंगे, तो हमारे पास कंप्लीट कंप्लीट सर्कुलर कोइल के लिए इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। समझ में आ रहा है आप सभी को? नहीं आ रहा है समझ में? हम क्या करेंगे, एक छोटे से सेक्शन के लिए, छोटे से सेक्शन के लिए इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, फिर सबको जोड़ देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो अब हमारा टारगेट क्या है भैया? टारगेट हमारा है सिंपल सा इतना सा कि इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो, जिसको हम लोग छोटी सी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी छोटे से एरिया के लिए। फिर इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन करोगे तो पूरे इसके लिए निकल जाएगी। आई बात समझ में? ये अपना फंडा होने वाला है। चलो, यहां पे आ जाओ।
हम लोग जानते हैं, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, डी बी इजिकल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई। यहाँ पे क्या है हमारे पास, लाइन एलिमेंट ए बी। लाइन एलिमेंट है ना ये ए बी, इसको काटा है हमने छोटा सा ए बी, इसको ए बी बोल दिया, यहाँ पे ए बी आ गया। अब साइन थीटा, यहाँ पे थीटा की जगह 90 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास एंगल आएगा 90 डिग्री का। यहाँ पे 90 रखा, तो हमारे पास म्यू नॉट बाई 4 पाई आई ए बी अपॉन में आर स्क्वायर आ गया। अच्छा भैया, ये तो छोटे से एलिमेंट के लिए आया। अब क्या बोला था हमने आपसे, इसी तरीके से सबके लिए निकाल लो। ठीक है, ए बी के लिए निकाला तो बीसी के लिए यहाँ पे बीसी आ जाएगा, यहाँ पे सी डी आ जाएगा। ऐसे करते 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 सभी के लिए आप लोग निकाल सकते हो। लेकिन ऐसा करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, हमारी जिंदगी बीत जाएगी लिखते लिखते। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप इसको इंटीग्रेट कर दो या फिर समीशन से जोड़ दो। तो हमारे लिए यहाँ पे इजी है जोड़ना। समीशन कर देंगे मतलब जोड़ देंगे, तो देखो आप लोग सभी, हम इनको जोड़ देंगे सभी को। ये लगाया तो DB1, DB2, DB3, डैश 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 डैश, सभी के लिए। अब आगे देखो, आगे हमने क्या किया, हमने इनकी वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। म्यू नॉट बाय 4 पाई आई ए बी अपॉन में आर स्क्वायर, म्यू नॉट बाय 4 पाई बी सी अपॉन में आर स्क्वायर, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई सी डी अपॉन में आर स्क्वायर। यहाँ पे डी ई ई एफ जी एच ऐसा करके कर सकते हो। फिर यहाँ पे जो कॉमन चीज थी वो जरा देखो तो, क्या क्या चीज हमारे पास कॉमन आ रही है। म्यू नॉट म्यू नॉट म्यू नॉट म्यू नॉट, ये सभी चीज जो है ये कॉमन आ रही है यहाँ पे आई बी बी। बस ए बी बी सी सी डी जो है ये कॉमन नहीं है, बाकी सब तो कॉमन है। अच्छा भैया, तो एक काम करो, इसको आप जोड़ दो, इतने इतने को बाहर निकाल लो। तो जब आप इसको जोड़ोगे तो ये क्या है, सर्कल है। सर्कल, तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कितनी होती है, 2 पाई आर होती है। मतलब अगर पूरा एरिया देखोगे यहाँ से लेके यहाँ तक चलोगे, तो आप घूम के वापस यहाँ पे जब आओगे, तो हमारे पास कितना एरिया कवर कर लेंगे हम लोग, 2 पाई आर एरिया कवर कर लेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि इसके यहाँ पे 2 पाई आर रख दो। बोलेंगे हाँ भैया कोई दिक्कत नहीं है, रख दो। तो हमने यहाँ पे 2 पाई आर रख दिया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक मिस्टेक हमने की है, वो बताते हैं आपको। लेकिन यहाँ पे देखो, ये आर से ये आर कट गया, सॉरी एक आर कट गया, यहाँ पे एक आर बचा, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आया। जरा ध्यान से देखना, जो मिस्टेक हमने करी है वो मिस्टेक ये करी है, आप लोग भी नोटिस कर सकते हो इस चीज को, कि यहाँ पे जब हमारे पास डीबी था, तो यहाँ पे डीबी कैसे आया, ये DB1 है, ये DB2, ये DB3 है। तो यहाँ पे जो आया है डीबी, ये डीबी ना होते हुए ये पूरा कंप्लीट बी आ जाएगा, क्योंकि अब हमारे पास छोटा सा एलिमेंट नहीं है, ये एक बड़ा सा एलिमेंट बन चुका है। ठीक है, एलिमेंट बोल रहे हैं हम लोग, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारे पास कंप्लीट आ चुकी है। ठीक है, अब हमारे पास सेक्शन वाइज नहीं है, पूरी आ चुकी है, क्योंकि हमने जोड़ दिया ना भैया सबको। तो हमारे पास ये आएगा इस तरीके से। तो एक्सप्रेशन हमारे पास फाइनल जो एक्सप्रेशन बनेगा वो अब ये बनेगा। और इसमें हम लोग एक चीज और ऐड कर देंगे तो अपना काम हो जाएगा, यहाँ पे ये लिख दो। ठीक है, ये हमारे पास बना। अब हमारे पास सर्कुलर कोइल अगर एक है तो ये बना है। अगर मान लो दो कोइल होगी तो कितना बनेगा, दो कोइल हुई तो मतलब दो अलबेटे दे दिए हमने इस तरीके से, तो क्या बनेगी। अगर इस तरीके से तीन चार अलबेटे दे दिए तो कितने बनेगी। तो आप जितने नंबर ऑफ टर्न्स देखोगे उतने हिसाब से बनेगी। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि एक एक दर्जन केले की कीमत मान लो 30 रुपए, 30 रुपए, तो 2 दर्जन केले की कीमत कितनी होगी, 60 रुपए होगी। तो आपने क्या किया, यहाँ पे एन से मल्टीप्लाई कर दिया 30 को। अब आप जितने केले की कीमत लेना चाहो, अगर 10 की लेना चाहो तो 10 रखोगे तो यहाँ 300 आ जाएगा। उसी तरीके से वो बात है कि ये अपने पास है, अब आप जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स आएंगे उससे एन से मल्टीप्लाई कर दो। तो एन से जब आप मल्टीप्लाई करोगे, ये एन से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आप लोगों के लिए जितने टर्न्स होंगे उसके हिसाब से आ जाएगी। अगर यहाँ पे एक टर्न होगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। आई बात समझ में, ये चीज यहाँ पे होने वाली है। चलिए, तो ये डेरिवेशन भी हमारा होता है फिनिश। बस ये दो डेरिवेशन इस चैप्टर से करने हैं हमको। बाकी तो ये इस टाइप के क्वेश्चन कर लेना। लोरेंज फोर्स वाला और देख लेना, बाकी करवा चुके हैं लोरेंज फोर्स के एक पूरा एक्सप्रेशन। ये भी एक छोटा सा डेरिवेशन है जो हमने क्लास 2 में करा दिया था। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारे पास चैप्टर नंबर 4 या फिर यूनिट नंबर 4 बोलना चाहिए हमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। चलो भैया, इंटेंस ये देख लेते हैं इस चैप्टर को अच्छे से। तो यहां से हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बनेंगे वो बनेंगे फराडेस लॉ पढ़ेंगे हम लोग अच्छे से, क्योंकि यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। फिर यहाँ से पढ़ेंगे PAV, VRMS, IRMS, कॉस फाई, इसको हम लोग देखेंगे। यहाँ से फिर हम लोग LCR वाला क्वेश्चन अच्छे से करेंगे। ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में देंगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में देंगे क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा इसको करने में। इसके अलावा एक और चीज आपको बताएंगे फिर से, कि आप लोग सारे डेरिवेशंस के वीडियोस कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। हर एक डेरिवेशन का एक पर्टिकुलर वीडियो होगा, वो आपको बता देंगे कैसे आप लोग एक क्लिक में एक्सेस कर सकते हो उसको, है ना, वो भी बता देंगे। नाइन्थ वाला क्वेश्चन हमारे पास है एसी जनरेटर, ये है, इसको भी देख लेंगे थोड़ा सा। ट्रांसफार्मर है, इसको भी बेसिक बेसिक देख लेंगे। ठीक है, ज्यादा हम लोग डीप में नहीं जाएंगे, इतना बता देंगे आपको कि आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो। थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपकी तरफ से डालना पड़ेगा, एक एक बार रिवीजन आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि अपने को पूरा सिलेबस करना है यार, आप लोग खुद सोचो।
5-6 क्लास के अंदर अपन लोग पूरा सिलेबस करने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा एफर्ट तो आपको अपनी तरफ से हल्का फुल्का एफर्ट्स आपको डालने पड़ेंगे भैया। चलो स्टार्ट करते हैं। लेंस लॉ कौन सा लॉ होता है हमारे पास, वो उससे, फराडेस लॉ से। फराडेस लॉ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जल्दी जल्दी कराना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारा सिलेबस अपना बाकी है अभी भी। ठीक है, तो आज की क्लास पूरी लग जाएगी हमारी। कल मॉर्निंग में फिर से क्लास रहेगी वही टाइम पे, 6 बजे। ठीक है, 6 बजे का टाइम है। 7 बजे आज इसलिए किया क्योंकि आज संडे था, इसलिए मैंने कहा ठीक है आज टाइम दे देते हैं इन स्टूडेंट्स को। बाकी कल से फिर से सुबह से उठ जाना सभी लोग 6 बजे। 6 बजे अपनी क्लास रहेगी मॉर्निंग में। ठीक है, और कल की क्लास में अपन लोग टारगेट करेंगे कि सारे डेरिवेशन अपने कवर हो जाएंगे। थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी हम लोग टारगेट करेंगे कि कंप्लीट करवा दें। जो बचे हुए क्वेश्चन हैं जो 3 से 4 नंबर में आ सकते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन, तो वो कल की क्लास में हम लोग फिनिश करने की कोशिश करेंगे। ओके। हम्म, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फ्लेमी फराडेस लो। अच्छा, ये 2 मार्कर क्वेश्चंस हो गए अपने। अपने को देखने हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑलरेडी हम करा चुके हैं आपको। ये रहा क्वेश्चन। 4 नंबर में आता है क्वेश्चन या 3 नंबर में आएगा? एक्सप्लेन फराडेस लॉ ऑफ ईएमआई, ऑल्सो एक्सप्लेन द लेंस लॉ। तो ईएमआई तो हमने आपको ऑलरेडी समझा दिया था क्या होता है। फराडे के नियम देखना है हमें। तो फराडे भाई साहब ने 2 नियम दिए हैं। अभी जो फराडेस लॉ है ना, ये इतनी स्टैंडर्ड चीज है कि ये आपको क्लास 12th फिजिक्स में भी पढ़ने को मिलती है, क्लास 12th केमिस्ट्री में भी पढ़ने को मिलती है। फिजिक्स केमिस्ट्री की ऑलरेडी हम क्लास ले चुके हैं और सारे वीडियोस हम यूट्यूब पर भी प्रोवाइड कर चुके हैं, और सब होंगे पास सीरीज के अंदर भी, इसको ऐड कर दिए सारे वीडियोस को। तो फराडे के लॉ जो केमिस्ट्री में होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वो अलग होते हैं, फिजिक्स में लॉ अलग होते हैं। ये ईएमआई का लॉ है। ओके, इस चीज को ध्यान रखना। तो इन्होंने 2 लॉ दिए थे अपने पास। पहला लॉ क्या बोलता है, वेन एवर मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद अ सर्किट चेंज इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस। सिंपल सा नियम है इनका कि जब जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, जो अपने पास फाइव ई होता है, अगर इसमें कोई चेंज आया, चेंज की वजह से क्या होगा, चेंज की वजह से इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस्ड होगा। इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस्ड होगा, ये चीज बताई थी पहले नियम में। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम थोड़ा सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देता है हमें। पहले नियम में तो बस छोटी सी थ्योरी है, इतनी आपको लिख के आनी है। सेकेंड लॉ अपना क्या बोलता है? सेकेंड लॉ में बोलता है द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सर्किट। पहले नियम में जो बोला उन्होंने उसी को ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में बोलना चाह रहे हैं कि जो मैग्नीट्यूड होता है, मतलब वैल्यू जो होती है, वैल्यू किसकी? इंड्यूस्ड ईएमएफ की। इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो वैल्यू होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सर्किट। ये इन्होंने बोला है कि ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाइव बी, फाइव बी के चेंज में। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, आप फिर ऐसा भी लिख सकते हो, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डी फाइव बाई डी टी। इसका मतलब क्या हुआ? चेंज, जैसे जैसे चेंज होगा इसमें उसके ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। यही बात हमने ऊपर लिखी थी, यही बात यहाँ पे लिखी है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे दिया है हमें। ओके, दोनों चीजें सेम है, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ, बस सेकंड लॉ में उन्होंने जो बताया है वो उन्होंने वैल्यूज के ऊपर बात करी है, उन्होंने एक्सप्रेशन हमको दिया है। पहले में उन्होंने कोई एक्सप्रेशन नहीं दिया था, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ टर्मिनोलॉजी यूज करके छोड़ दिया था उसको। लेकिन सेकंड लॉ में उन्होंने वैल्यूज वगैरह सब कुछ हमें प्रोवाइड की है। अभी हम लोग इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट भी देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैथमेटिकली क्या बोला इन्होंने। उन्होंने ये बोला कि लेट लेट द मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सर्किट चेंज फ्रॉम फाइव वन टू फाइव टू। अगर हमारे पास स्टार्टिंग में फाइव वन था, अब फाइव टू हो चुका है, टी टाइम में, टी सेकंड में इतना चेंज हो चुका है, फाइव वन से फाइव टू चेंज हो चुका है। तो क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, फाइव टू माइनस फाइव वन अपॉन टी, फाइव टू माइनस फाइव वन अपॉन टी। वही बात है भैया, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा ये। ठीक है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये रहेगा। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, जैसे हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस किया जाएगा। माइनस क्यों लगाया हमने वो भी आपको समझाते हैं। आप लोग ये समझिए कि जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा तो यहाँ पे आया इक्वल टू का साइन, और यहाँ पे कांस्टेंट आता है जो कि हम लोग के बोल रहे हैं।
अब फाइव टू माइनस फाइव वन अपॉन टी को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं डी फाइव बाई डी टी। इसका मतलब भी वही होता है, चेंज हो रहा है भैया। अब माइनस साइन क्यों आया? माइनस साइन इसलिए आया, माइनस साइन shows the direction of induced EMF is such that it always opposes the change in magnetic flux associated with the circuit। अगर आपने लेंज लॉ पढ़ा हो तो लेंज लॉ में आपको हमने कल की क्लास में बताया था कि लेंज लॉ यही तो हमें बताता है कि जो हमारे पास इंड्यूस्ड करंट बना हुआ है ना, इंड्यूस्ड करंट जो बन रहा है वो क्या करेगा? अपोज करेगा। अपोज करेगा किसको? अपोज करेगा इंड्यूस करंट की जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी? वो उसके अपोजिट होगी जिसके द्वारा वो प्रोड्यूस्ड हो रहा है। ठीक है। जैसे मान लो, इसका एग्जाम्पल भी हमने दिया था कि जैसे मान लो हमारे पास ये है बार मैग्नेट, इसको नॉर्थ बोल दो, इसको साउथ बोल दो। यहां पे एक कॉइल बना दी हमने, कॉइल। अगर मान लो ये इस तरफ आ रहा है, साउथ इस तरफ आ रहा है, तो ये क्या करेगा? ये इसको अपोज करेगा। क्या करेगा? इसको अपोज करेगा। तो साउथ को अपोज कैसे कर सकते हैं? साउथ को रिपल कैसे कर सकते हैं? अगर यहां पर भी कोई साउथ बन जाए तो साउथ साउथ एक दूसरे को रिपल करते हैं, साउथ पोल साउथ पोल रिपल करते हैं। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस तरीके से बन जाएगी। ये क्यों बनी? क्योंकि देखो एस बनाओ, एस कैसे बनता है? ऐसे बनता है एस, ऐसे और ऐसे। तो ऐसे और ऐसे करके हमने बना दिया ये एस। ये डायरेक्शन हो जाएगी इसकी। लेकिन जब इसको आप दूर ले जाओगे तो इसकी डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, इस तरीके से हो जाएगी। ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा। तो यही इसी कारण से हम लोग यहाँ पे नेगेटिव लगाते हैं। नेगेटिव में ये बताता है कि इसकी जो डायरेक्शन होगी वो उल्टी होगी। ये एक्सप्रेशन आपको एग्जाम में लिख के आना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, प्रूव फॉर एन ऐसी सर्किट पी ए वी इज इक्वल्स टू वी आर एम एस आई आर एम एस कोस फाइव। बहुत बार एमपी बोर्ड में ये क्वेश्चन डायरेक्टली रिपीट हुआ है, और हम जो आपको पढ़ाते हैं वो सबसे यूनिक वे में पढ़ाते हैं। आप लोग देखना, अगर आप लोग एनसीईआरटी वगैरह उठाओ या फिर कोई सी और बुक उठा के देखना, वहां पर इसका एक्सप्रेशन अलग अलग वे में लिखा होता है। लेकिन जो हमने इसका सॉल्यूशन बनाया है वो बहुत इजी सॉल्यूशन है। देखना आप लोग, ये देखो कितना इजी सॉल्यूशन हमने इसका बना रखा है। ये सेम क्वेश्चन है, आपसे बोला ही जा रहा है कि ये प्रूव कर दो हमको कि पावर एवरेज जो होती है वी आर एम एस आई आर एम एस कोस फाइव के बराबर होती है। अगर आप लोग खुद से करने जाओगे तो इसमें बहुत टाइम लग जाता है करने में, और ये समझ में एक बार में नहीं आता है। लेकिन आप लोग ये वाला सॉल्यूशन देखना और फिर बोलना कि इजी है कि नहीं है ये। पावर जो होती है, हमें पता है पावर का पावर होती है वोल्टेज इंटू करंट। वोल्टेज इंटू करंट होता है हमारे पास पावर। तो ये चीज हमें समझ में आई कि भैया पावर जो होती है वोल्टेज इंटू करंट होती है। एक मिनट, नेटवर्क इशू हो गया आप लोगों के पास, एक मिनट वेट करना, यहाँ पे लाइट चली गई है। चलिए बताइए, आप सभी को वॉइस आ रही है क्या? हाँ सभी सर। वॉइस आ रही है? हाँ सर, आ रही है। ओके। तो हम लोग कहाँ पर थे? हम लोग यहाँ पर थे। पावर जो होती है वो होती है वी इंटू आई। वी इंटू आई करंट। अब जरा ध्यान से देखो यार, करंट को हम लोग लिखते हैं आई से, वोल्टेज को लिखते हैं वी से। अब वी और आई की अपने आप में एक इक्वेशंस होती है। जिन बच्चों ने चैप्टर को पूरा नहीं पढ़ा है, किसी को कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है। आपको डायरेक्ट एक इक्वेशन को रट लेना है। V इज इक्वल्स टू वी नोट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये आपको रट लेना है डायरेक्ट, कुछ मतलब नहीं है चैप्टर पढ़ने से। इतना टाइम नहीं है अब हमारे पास कि हम चैप्टर को पूरा पढ़े। V इज इक्वल्स टू वी नोट साइन ओमेगा टी। तो ये हमारे पास V की इक्वेशन होगी। अब आई की क्या बनेगी? आई की भी इस तरीके से बना दो, आई नोट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ओमेगा टी। अब यहाँ पे ये जो ओमेगा टी है, यहाँ पे ओमेगा टी है, ये होता है फेज डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे फेज सेम हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? किसी को आगे कर देंगे, किसी को पीछे कर देंगे। एक किसी को आगे कर देते हैं, किसी को पीछे कर देते हैं। जिसको आपको आगे करना है उसको आगे कर सकते हो, जिसको पीछे करना है उसको पीछे कर देते हैं। चलो, करंट को यहाँ पे हमने पीछे कर रखा है तो यही को इसको पीछे कर देते हैं। इसमें से फाइव को माइनस कर दोगे तो ये ऑटोमेटिक पीछे हो जाएगा।
अरे ये एंगल ही तो है, साइन थीटा, ये मान लो 90 डिग्री चल रहा है, तो -5, -5 की वैल्यू कुछ होगी, मान लो 5 30 डिग्री है, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 60 बचेगा, तो इसको हमने पीछे कर दिया है। ये काम किया है, कुछ भी कर दो आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, सेम टू सेम आएगा। ओके, हमने ये कर दिया है। चलो भैया, हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं वोल्टेज और करंट की। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, V0 sin ωt, I0 sin ωt -5, ये कर दिया। इसके बाद जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे V0 है, यहाँ पे I0 है, दोनों को ये रख लिया यहाँ पे। बाकी जो हमारे पास बच गया, एक काम करते हैं, रिकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं, हो रही नहीं हो रही है। हो रही है। देखो यहाँ पे, यहाँ पे VI है, तो V0 sin ωt, I0 sin ωt रखा। यहाँ पर V0 I0, ये क्या होता है, कांस्टेंट चीजें होती है, तो हम लोग इसको थोड़ा दूर रख लेते हैं, अलग रख लेते हैं। किसी का माइक ऑन हो तो ऑफ करो तो पहले। ठीक है, तो ये चीज हमने यहाँ पे ले आए, sin ωt -5 को यहाँ पे लिख दिया। एक और काम हम लोग करेंगे, यहाँ पे 2/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कट जाएगा वापस से 1 बन जाएगा, तो हमने 2/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों किया, क्यों किया, क्यों किया, उसको समझाते हैं। अब ये 2/2 को हम लोग यहाँ पे 2 लिख देते हैं, तो ये अपना सेपरेट हो गया, ये अपना सेपरेट सेक्शन हो गया। 2 sin A sin B, 2 sin A sin B, क्या ये आइडेंटिटी लग सकती है यहाँ पे? बिल्कुल लग सकती है, ये अपना ए, ये अपना बी बन गया। तो यही चीज करने के लिए हमने ये चीज करी है, 2 sin A sin B हमने किया है। तो 2 sin A sin B की जो आइडेंटिटी होती है, वो होती है cos A - B -cos A + B। ये आपको याद करनी पड़ेगी आइडेंटिटी। इसके बाद एक और चीज देखो, टू 2 sin ωt, यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी ए और बी की। तो ए की वैल्यू हमारे पास ωt है, बी की वैल्यू है ωt - 5। बस वो जो चीज हमने की है उसको यहाँ पे रख दो, ए की जगह पे ये रख दिया हमने, ωt, ये ए है हमारे पास, और बी हमारे पास ये है, तो इसको यहाँ पे रख दिया। तो जब आप लोग करोगे तो यहाँ पे काफी सारी चीजें कैंसिल हो जाएगी। ये इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ से ये ωt बन गया, यहाँ पे -5 बन गया। एक और चीज सिखाएंगे, अगर मान लो आपको ये नहीं करना है, आपको ये नहीं आता है, नहीं याद रहता है, एग्जाम में भूल जाते हो, तब भी आप लोग आंसर कैसे ला सकते हो, वो भी चीज सिखाएंगे आपको। इतनी चीज समझ में आई आपको कैसे किया हमने? cos ω5 ये कर सकते हो ना, अगर एक बार देख लोगे तो कर लोगे ना, कर लोगे आप लोग सभी, उम्मीद हमको है आपसे। जरा ध्यान से देखो, यहां पे हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को हमने यहां पे लेके आ गए। तो जहां पे 2 sin A sin B लिखा है, उसके आप ये वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास सेक्शन था, इसकी जगह हम ये रख सकते हैं 2 sin A sin B। ये था हमारे पास सेक्शन, तो ये हमने रख दिया 2 sin A sin B, इसकी जगह हमने वैल्यू रखी। तो क्या हो जाएगी, वैल्यू रखने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी, ये वाली, ये cos 5 - A ये बनेगी। अब मैंने आपसे क्या बोला कि मान लो आपसे याद नहीं रहता है, बस आप इतना याद कर लो, cos 5, कि आपको एट दी एंड cos 5 लेके आना है। यहां पे आप गलती कर दोगे तब भी चल जाएगा, क्योंकि हम यहां पर ये बोल रहे हैं कि इन आ कंप्लीट साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल के अंदर वैल्यू ऑफ cos 2ωt - 5 बिकम 0। तो ये जो वैल्यू है ये तो 0 होने वाली है। मतलब अगर आप कुछ बीच में छोटी मोटी गलती भी करते हो ना, तब भी आप पकड़े नहीं जाओगे, अगर आप व्यवस्थित लिखते हो तो, क्योंकि ये तो एट द एंड 0 होने ही वाली है। यहाँ पे गलती हुई तब भी आपका आंसर आएगा, उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि आप डेरिवेशन पूरा गलत हो जाएगा, तब भी आप लोग स्टेप बाय स्टेप करोगे, चीजें सारी सही हो जाएगी। तो ये वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी कंप्लीट साइकिल की बात करें तो। ठीक है, और हम लोग कंप्लीट साइकिल का एग्जांपल यहाँ पे ले रहे हैं। तो ये 0 हो गई, यहाँ पे 0 रखा, 0 का कोई मतलब नहीं है, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। अब जो मेन चीज थी अब आएगी वो, अब आएगी मेन चीज। V0 यहाँ पे है, I0 यहाँ पे है cos 5। जरा ध्यान से देखो, ये जो 2 है, क्या 2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, √2 इंटू √2? बात एक ही होती है, √2 मल्टीप्लाई करो 2 आ जाएगा। तो इसको हम लोग तोड़ लेते हैं कि भाई तू भी √2 ले ले और तू भी √2 ले ले। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन बनी। ये क्यों किया, ये इसलिए किया क्योंकि आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा नहीं था। क्वेश्चन में हमसे ये पूछा था कि आपको ये प्रूफ करना है VRMS IRMS cos 5। तो हमने cos 5 लेके आ गए, PAV जो होता है, P एवरेज जो होता है वो लेके आ गए। अब जो हमारे पास बचा था, वो बचा था ये चीज। और अगर आप लोग पढ़ते हो चैप्टर को अच्छे से, तो आपको पता चलेगा कि V0 अपॉन √2 जो होता है, ये हमारे पास VRMS होता है। I0 अपॉन √2 जो होता है वो IRMS होता है। तो इसलिए ये चीज हम लोग कर रहे हैं। बस हो गया खत्म यहाँ पे। क्या था बताओ इसमें? अब जो मैंने आपसे बोला था स्टार्टिंग में कि बस एक बार अपने हिसाब से पढ़ लेना, इसको हो जाएगा काम।
अब हम बार बार रिपीट नहीं कर सकते, नहीं तो मैं दो बार रिपीट कर देता आप लोगों के लिए यहीं पे। बट टाइम थोड़ा सा कम है, बहुत सारे डेरिवेशन अपने को करने हैं, इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। आपसे उम्मीद करूंगा कि आप घर पे एक बार इसको ट्राई कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है एलसीआर सर्किट के ऊपर। एलसीआर सर्किट तो एग्जाम में कैसे लिखना है वो भी बताएंगे आपको। देखिए क्वेश्चन जो होता है वो अलग अलग फॉर्मेट में आ सकता है। जो हमने अभी तक देखा एमपी बोर्ड ने क्वेश्चन पूछे हैं वो इनके बेसिस पे पूछे हैं। आपसे पूछेंगे एक्सप्लेन एलसीआर सर्किट ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग पॉइंट। फॉलोइंग पॉइंट के बेसिस पे आपसे एलसीआर पूछेंगे। वो पहला जो पॉइंट रहेगा वो बोलेंगे एक सर्किट डायग्राम बनाओ, एक डायग्राम बना दो और उसकी इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वोल्टेज लिख दो। इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वोल्टेज वी, ये आपसे पूछेंगे। तो ये जो है ये लाइन बहुत ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको दो नंबर यहीं पे मिल जाएंगे, दो नंबर आपको डायरेक्ट यहीं पे मिल जाएंगे। फिर आपसे इंपीडेंस पूछेंगे और फेज एंगल पूछेंगे। इंपीडेंस का होता है एक नंबर, फेज डिफरेंस का होता है एक नंबर। ठीक है, एक और होता है रेजोनेटिंग कंडीशन। तो ये जो रेजोनेटिंग कंडीशन है इसका भी एक नंबर होता है। अब आप बोलोगे भैया तो 5 नंबर हो गए, लेकिन क्वेश्चन तो 4 नंबर का आएगा। तो जरूरी नहीं है कि आपसे सारे पॉइंट पूछे जाएं, आपसे ये कंफर्म पूछा जाएगा। अब यहां से इन दोनों में, इन तीनों में से कोई दो पॉइंट पूछे जा सकते हैं। अगर इनमें से और कोई सा पॉइंट पूछा जा सकता है तो इक्वेशन ऑफ करंट बहुत कम चांसेस है आएगा। पीक वैल्यू ऑफ करंट ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा रिजल्टेंट फ्रिक्वेंसी ऑफ एलसीआर सर्किट, मतलब इंपॉर्टेंट तो यही है हमारे पास, एक दो और ये 3 पॉइंट, इसको अच्छे से कर लो तो आपका काम हो जाएगा। तो सबसे पहले डायग्राम बनाना सीख जाते हैं। सबसे पहले डायग्राम बनाना सीखते हैं हम लोग एलसीआर सर्किट। जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको बताते हैं। एलसीआर सर्किट, एल सी आर, यहां पे आपको सबसे पहले बनाना है एल, मतलब अपना इंडक्टर, कॉइल बनानी है अपने को, ये कॉइल बना दी। इसके बाद है सी कैपेसिटर, ये कैपेसिटर बना दिया। आर रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस बना दिया। नीचे जाओ नीचे जाओ, यहां तक ले आओ इसको। अब अपने को इसको कनेक्ट कर देना है किसी ऐसी सोर्स से, ये अपना ऐसी सोर्स हो गया। ठीक है, आप चाहो तो इसको इतना ही बनाओगे तब भी काम हो जाएगा। चाहो तो एक की बना दो यहाँ पे, छोटी सी की, बंद चालू करने के लिए सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए की बना दी हमने। अब नाम दे देते हैं यहां पे जो वोल्टेज बनेगा उसको हम बोलेंगे वी एल, क्योंकि ये एल है, ये सी है हमारे पास, तो यहाँ पे वी सी बनेगा। यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे जो बनेगा ये बनेगा वी आर। ठीक है, ये हमारे पास बनेगा। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बनेगा, रेजिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे एक्स एल, यहाँ पे बोलेंगे एक्स सी, यहाँ पे आर। रेजिस्टेंस को यहाँ पे क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस बोलते हैं। ठीक है, रिएक्टेंस। और जब सबको कॉम्बिनेशन कर देंगे तो क्या बोलेंगे, इम्पीडेंस। ये क्वेश्चन करवाया था आपको क्लास 1 में, इम्पीडेंस, जेड से प्रेजेंट करते हैं इसको। तो डायग्राम है, एक नंबर आपको मिल जाएगा आराम से। हो सकता है आपको 2 नंबर भी दे दे वो, अगर आप, अगर आपने कुछ नहीं लिखा है और आप बाउंड्री पे आ चुके हो, तो बाउंड्री पे अगर आप होते हो तो आपको 2 नंबर भी यहाँ पे मिल सकते हैं। चलो आगे देखिए। ओम्स लो सभी को आना चाहिए भैया। ओम्स लो, ओम्स लो होता है V इज इक्वल्स टू आई आर। तो वी एल इक्वल्स टू आई एक्स एल, वी आर इक्वल्स टू आई आर। यहाँ पे हमारे पास एल हो जाएगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस के लिए तो ये हो जाएगा आर हो जाएगा, यहाँ पे वेरी, यहाँ पे एल सी, यहाँ पे सी होना चाहिए। काम करते हैं फिर से लिख देते हैं यार। देखो V इक्वल्स टू आई आर होता है हमारे पास, आई आर होता है। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो ये रेजिस्टेंस के लिए बन गया। अब जो हमारे पास इंपीडेंस होता, सॉरी, रिएक्टेंस होता है, तो रिएक्टेंस हमारे पास दो होते हैं, एक होता है हमारे पास एक्सी, एक हमारे पास होता है, एक होता है हमारे पास एक्सी, एक होता है हमारे पास एक्सएल। तो एक्सी और एक्सएल, लेकिन हम पोटेंशियल की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो पोटेंशियल बना लेते हैं इसका, यहाँ पे पोटेंशियल आ जाएगा। तो यहाँ पे वी सी, यहाँ पे वी एल। अब इसके हिसाब से लिख दो, यहाँ पे आई, यहाँ पे आई है तो सेम रहेगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस की जगह पे क्या आ जाता है, यहाँ पे एक्स सी आ जाता है, यहाँ पे एक्सएल आ जाता है। ये चीजें हैं। ठीक है, ये चीजें हैं हमारे पास। तो ये अपनी जो इक्वेशन है ये हमने बना दी, नॉर्मल सी इक्वेशन जो हमें ऑलरेडी आनी चाहिए। इसके ऊपर हमने एक क्लास ली थी,
क्लास वन में हमने इसके ऊपर डिस्कस किया था, कैसे एक्सेल आता है, कैसे एक्सी आता है, कैसे आर आता है, कि क्या इनमें डिफरेंस होता है, कैसे आपको एग्जाम में लिखना होता है। नेक्स्ट चीज आती है कि भैया ये लिख तो दिया आपने, इसका यूज क्या है। क्वेश्चन में तो हमसे ये पूछा था ना उन्होंने, ये डायग्राम बनाओ और इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वोल्टेज लिखो। तो ये तो आपने सिर्फ वोल्टेज लिख दिया, रिजल्टेंट वोल्टेज कहाँ है, वो तो रिजल्टेंट वोल्टेज पूछेंगे तब जाके हमें नंबर देंगे। तो रिजल्टेंट वोल्टेज जो है वो आप लोग कैसे निकाल सकते हो, वो जरा ध्यान से देख लो। यहाँ पे आपको आपको ट्रिक सिखाते हैं, ट्रिक से कर लोगे तो इजी रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट बताने जाएंगे तो टाइम लग जाएगा। इसका वन शॉट बना रखा है हमने चैप्टर का, वो भी आप चाहो तो यूट्यूब पे देख सकते हो, बट अब टाइम कम है आपके पास, तो शॉर्टकट से चलो आप लोग। ऐसा करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा आर, आर में हमारे पास ये हो जाएगा वी आर। ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा सी, यहाँ पे हो जाएगा वी सी। ऊपर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एल, यहाँ पे हो जाएगा वी एल। ठीक है, एल आर सी, एल आर सी, एल आर सी। आर जो होता है रेजिस्टेंस, वो होता है यहाँ पे। सी जो होता है, चाइना हमारे पास हमेशा नीचे रहेगा, सी फॉर चाइना, चाइना हम लोग नीचे रखते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। जो बच गया उसको ऊपर कर दो, इतना सा काम आपको करना है। अब देखो, वी वीएल और वीसी की लड़ाई हुई, तो जीतेगा कौन, चाइना तो नहीं जीतेगा, जीतेगा कौन, एल जीतेगा। तो यहां पे इसको कैंसिल करते हुए जो रिजल्टेंट निकलेगा ये बनेगा वी एल माइनस वी सी। इन दोनों का रिजल्टेंट निकलेगा ये। अब भैया इन दोनों का अब हमारे पास जो इक्वेशन बची है वो इस तरीके की बची है, ये गया, वीसी पूरा चला गया, अब हमारे पास इतना इतना बचेगा एक तरीके से। ठीक है, इतना इतना बचेगा। तो अब इन दोनों का रेजिस्टेंस कैसे, रिएक्टेंस कैसे निकलेगा, रिजल्टेंट। तो आप बोलोगे इसका और इसका रिजल्ट निकालना है तो बीच से निकाल दो, तो ये रहेगा हमारे पास रिजल्टेंट, ये निकलेगा रिजल्टेंट। आई बात समझ में, ये होता है रिजल्टेंट। अब इसको जोड़ देते हैं इस तरीके से। 1 मिनट का साइन बचा हुआ है हमारे पास, 1 मिनट बाद क्लास फिनिश हो जाएगी, तो आप लोग फिर से क्लास को ज्वाइन कर लेना। फिर आपको ये वाला चैप्टर है इसको फिनिश कर लेंगे हम लोग, फिर अगले वाले चैप्टर पे मूव ऑन कर जाएंगे। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है उसको थीटा बोल दो। क्या बोल दो, थीटा बोल दो। अब हमको निकालना क्या है, रिजल्टेंट निकालना है, ये निकालना है वी। तो क्या इसको निकाल सकते हैं, वी कैसे निकलेगा, वी हमारे पास क्या होता है, ये है वी हमारे पास, ये वी। तो वी हमारे पास होगा अंडर रूट ऑफ, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको इस तरह से बनते हुए। तो ये जो बेस है, ये बेस हमारे पास हो जाएगा वी आर का स्क्वायर, वी आर का स्क्वायर प्लस करेंगे, तो ये जो हमारे पास आया हुआ ये क्या है, इसको जोड़ते हैं और इसको जोड़ते हैं, ये क्या है हमारे पास वी एल माइनस वी सी। तो ये जाएगा वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर। क्लास एंड हो जाए तो आप लोग फिर से क्लास को ज्वाइन कर लेना। ये आ गया आपका रिजल्टेंट, ये हो गया आपके 2 नंबर पक्के। क्लास फिर से ज्वाइन कर लेना, 1 मिनट का टाइम हमारे पास बचा हुआ है, उसी लिंक से आपको ज्वाइन करना है फिर से। ऐसे निकलता है रिजल्टेंट। ये हमने लगाया जो अपना पाइथागोरस थ्योरम होता है वो लगाया। चलिए, वॉइस आ रही है सभी को, हाँ या ना बोल दो भैया कोई। यस सर। ओके। हम्म, तो इस तरीके से हमने रिजल्टेंट निकाल लिया था। तो जो वोल्टेज है वो आपको यहाँ पे छोड़ देना है रखे, यहाँ से यहाँ तक करना है सिर्फ आपको, शॉर्टकट बता रहे हैं आपको, यहाँ तक करना है। देखो मेरी बात सुनो सभी लोग, कि एग्जाम में आपको कैसे लिखना है ये इसकी समझदारी आपको होनी चाहिए। अगर आपको इसकी समझदारी नहीं है कि एग्जाम में कैसे लिखना है, कितना लिखना है, तो दिक्कत आ जाएगी आपको, क्योंकि चीजें बहुत सारी, कंफ्यूज हो गए आप। आपको समझ में आना चाहिए कि कितना हमें पढ़ना है और कहाँ हमारा पॉइंट आ जाता है कि वहां पे हमें चीजें छोड़नी है। तो क्या चीज पकड़नी है, क्या चीज छोड़नी है, वो आपको आनी चाहिए। आई बात समझ में, समझदारी आप में आ जानी चाहिए अब तक। मैं ये क्यों बोल रहा हूं आपसे, बहुत सारी चीजें यहाँ पे नोट्स में ऐसी लिखी हुई है कि जिसको आपको बस पढ़ना है, लिखना नहीं है। पता चल रहा है कि आप क्वेश्चन उतारने बैठे हो, पूरे के पूरे पॉइंट्स उतार रहे हो, अभी जो 3 पॉइंट बताए उन पे आप ज्यादा फोकस करो, डायग्राम पे फोकस करो। कहीं कहीं पर थ्योरी आती है तो उसको भी आप नेग्लेक्ट करो, आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। अगर आप थ्योरी नहीं भी लिख के आओगे ना, तब भी 90% चांस होते हैं, 90 to 95% चांस होते हैं कि आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। आई बात समझ, थ्योरी पे आप इतना फोकस मत करो, जो चीजें हम बता रहे हैं ना आपको उन पे फोकस करो। आप ऐसा मत सोचा करो कि भैया आपने तो यहाँ तक बताया, इसमें तो यहाँ तक लिखा हुआ है। अरे वो लिखा हुआ है, उसको पूरा डिराइव किया हुआ है अगले एक्सप्रेशन तक। तो आपको जितना बताया जाए ना उस हिसाब से चलो, पढ़ो इनको, कोई दिक्कत नहीं है, बट जैसा आपके लिए बेनिफिशियल हो ना उसके हिसाब से आप पढ़ा करो चीजों को। नोट्स बेशक बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत वैल्यूबल है आप लोगों के लिए, बट अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ते ना, तब जाके नोट्स आपके लिए बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी होने वाले थे। बट अभी जो नोट्स हैं, नोट्स में आपको चीजें समझनी होगी कि हमें यहाँ पे रुक जाना है भैया, यहाँ तक अपना एक्सप्रेशन आ चुका है। अब जरा ध्यान से देखो,
आप जरा ध्यान से देखो अब आगे क्या करना है। हमें पूछा था इन्होंने, इंपीडेंस भी पूछा था ना, इंपीडेंस पूछा था, एलसीआर सर्किट का इंपीडेंस पूछा था। तो आपको क्या करना है, यहां तक छोड़ना है इस चीज को, कहां तक, यहां तक छोड़ना है, यहां तक। अब आगे जो चीजें करनी है आपको वो भी सिखाएंगे, बट अगर आपसे सिर्फ इतना पूछा जाए कि आप इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वोल्टेज, तो आप वहीं तक छोड़ देना। लेकिन जब आपसे इंपीडेंस पूछा जाए, इंपीडेंस वाला पॉइंट पूछा जाए, तो आपको पॉइंट डालना है इंपीडेंस, और फिर वहां से स्टार्ट करना है, यहां से, यहां जो छोड़ा था वहां से स्टार्ट करना है। लेकिन अगर आपसे नहीं पूछा जा रहा है फिर भी आपको यहां तक नहीं करना है। अब देखो, वीएल और वीसी, वीएल वीसी की वैल्यू रखते हैं, तो यहां पे आ जाएगा आई एक्सएल, अभी देखा था ना ऊपर, वीएल इजिकल्स टू आई एक्सएल, और वीसी इजिकल्स टू आई एक्स सी। रेजिस्टेंस ही तो है ये, वी इजिकल्स टू आई आर होता है हमारे पास, ये वैल्यू रख दी। यहाँ से आई जो है कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा एक्सएल माइनस एक्सी, एक्सएल माइनस एक्सी यहाँ पे बचा, प्लस कर दिया आई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये चल रहा था हमारे पास, को चलने दिया। आगे देखो, यहां से हमने आई लिया है, तो आई को एक काम करते हैं, ये जो आई है इसको हम लोग नीचे भेज देते हैं, वी स्क्वायर के अपॉन में ये आई जो है स्क्वायर के ऊपर चढ़ा हुआ है, इसको हम लोग नीचे भेज देंगे, तो यहाँ पे ये ऐसा आ जाएगा। अब ये जो चीजें हैं, अब हम करना क्या चाहते हैं, हम लोग रिजल्टेंट इंपीडेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं। इंपीडेंस, इंपीडेंस क्या होता है, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस क्या होता है, हमें ये पता है, वी इज इक्वल्स टू होता है आई आर। तो आर क्या होता है, वी बाई आई होता है हमारे पास, वी बाई आई होता है। तो हमने जानबूझ के ये वी बाई आई करने की कोशिश करी, ताकि हम लोग क्या बोल सकें, वी बाई आई जब आएगा हमारे पास, तो यहाँ पे से स्क्वायर जो होगा, स्क्वायर को हम इधर भेज देंगे, हमारे पास वी बाई आई इस तरीके से आ जाएगा। तो वी बाई आई जो होता है उसको हम लोग बोल सकते हैं इंपीडेंस, रजिस्टेंस, रजिस्टेंस। और रजिस्टेंस को हम लोग कंप्लीट बता रहे हैं तो उसको बोलते हैं इंपीडेंस। तो इंपीडेंस को लिखते हैं जेड एल सी आर, जेड एल सी आर लिखा, और हमने इसको इस तरीके से छोड़ दिया। अब देखो, आप चाहो तो यहीं पे भी छोड़ सकते हो, यहां से अगर आप स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पे पूरे के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा। एक और चीज करनी थी, यहाँ पे स्क्वायर रहा था क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट नहीं चढ़ा है। अरे यार ये क्या बता दिया, क्लीन करते हैं। यहां से अगर आप स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पे रूट चढ़ जाएगा इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से रूट चढ़ जाएगा। तो ये जो है वी वी बाई आई जो है, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा जेड एल सी आर। तो आप इतना भी छोड़ के आओगे तब भी आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे इंपिडेंस के। ठीक है, लेकिन अगर आप एक स्टेप और आगे जाते हो तब आपको कर सकते हो, अगर आपको वैल्यू पहले से याद है कि एक्सेल जो होता है, एक्सेल जो होता है, एक्सेल, एक्सेल होता है ओमेगा एल, और एक्सी क्या होता है, एक्सी हमारे पास होता है वन बाय ओमेगा सी, ये होता है हमारे पास। तो अगर ये वैल्यू याद है तो वैल्यू पुट कर दो, यहाँ तक छोड़ दो। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे बच्चे जिनको याद नहीं है, वो वहीं पर छोड़ देना, इतने में आपका काम हो जाएगा। तो ये होती समझदारी कि कहाँ हमें छोड़ना है, कहाँ तक हमें करना है। हाँ, ये हो गया अपने पास। और क्या बचा था हमारे पास, क्या पूछा था इन्होंने, इंपिडेंस पूछा था, कर दिया हमने। फेज डिफरेंस पूछा था, फेज डिफरेंस भी देख लेते हैं फटाफट। फेज का डिफरेंस, फेज डिफरेंस बोले तो एंगल, तो फेज डिफरेंस, तो जो हमने देखा था ना वो क्या था, डायग्राम जरा ध्यान से देखो, डायग्राम ऐसा बना था लास्ट लास्ट में हमारे पास, यहाँ से थीटा, जहाँ से थीटा एंगल बना था, यहाँ से इस तरीके से था, यहाँ पे था वी एल माइनस वी सी। यहाँ पे हमारे पास इसको भी बना देंगे तो ये भी वही बनेगा, वी एल माइनस वी सी, क्योंकि दोनों की लेंथ सेम है, ये लेंथ और ये लेंथ। और यहाँ पे क्या था हमारे पास, वी आर था, ये था हमारे पास। तो जरा यहाँ से टेन थीटा निकालना, टेन थीटा क्या बनेगा, मेजरली जब भी एंगल की बात आती है तो हम लोग टेन थीटा से निकालते हैं। तो यहाँ से टेन थीटा निकालना, क्या बनेगा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू, टेन थीटा बोल दो, टेन फाइव बोल दो, फाइव यहाँ पे यूज किया तो फाइव बोल दो। टेन फाइव इज इक्वल्स टू क्या होता है, पीबी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, वी एल माइनस वी सी, तो ये परपेंडिकुलर, बेस क्या है हमारे पास, वी आर, ये हमारे पास वी आर हो गया। अब आपको करने का दो तरीके हैं, जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। अगर आपको ऑलरेडी नॉलेज है चीजों का तो वेल एंड गुड है, आप पूरा कर सकते हो। अगर आपको चीजों का नॉलेज नहीं है तो सिंपल सा करो, फाइव को यहाँ रखो, यहाँ पे लिखो टेन इनवर्स, टेन इनवर्स, और यहाँ पे लिख दो वी एल माइनस वी सी अपॉन में वी आर। ठीक है, ये आपके पास फाइव आ गया। इतना छोड़ोगे तब भी आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे 101%। और क्या लोगे बताओ, पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर आपको ऑलरेडी चीजें आती है तो आप लोग स्मार्ट बन सकते हो, वीएल की जगह पे आई एक्सएल रख सकते हो, फिर एक्सएल की जगह पे वीएल रख सकते हो। ये चीजें आप लोग कर सकते हो अपने अनुसार। बाकी तरीके दोनों बता दिए आपको। ये हो गया अपने पास। एक और कंडीशन वो पूछ सकते हैं आपसे, इतना भी कर लोगे ना तो चांसेस है कि आप लोग चीजें सारी कर दोगे। तो अगर आपसे रेजोनेटिंग कंडीशन पूछे तब भी देख लो कैसे करना है, छोटी सी रेजोनेटिंग कंडीशन है, इसको देख लो। रेजोनेटिंग कंडीशन वो होती है जहां पर एक्सएल इजिकल्स टू एक्ससी हो जाता है, एक्सएल और एक्ससी जब बराबर हो जाएं उस कंडीशन को बोलते हैं रेजोनेटिंग कंडीशन। इफ द impedance of LCR circuit becomes zero, then circuit become infinite, called electric resonating condition। तो अगर हमारे पास इंपिडेंस जो है जेड एल सी आर, ये या तो जीरो हो जाए,
और इसका मतलब यहाँ पे ये होता है, ये जीरो तब होता है जब हमारे पास एक्सएल और एक्सी जो होता है, एक्सएल और एक्सी यहाँ पे क्या होता है, इक्वल हो जाता है, एक्सएल एंड एक्सी जीरो इक्वल हो जाता है और रेजिस्टेंस हमारे पास जीरो हो जाता है। जब ये कंडीशन हिट करती है तो हम लोग बोलते हैं कि ये यहाँ पर रेजोनेटिंग कंडीशन बन चुकी है। ठीक है, रेजोनेटिंग कंडीशन बन चुकी है। तो अब देखिए जरा ध्यान से, एक्सएल क्या होता है, ओमेगा एल। एक्सी क्या होता है, वन बाय ओमेगा सी, चाइना हमेशा नीचे, सी फॉर चाइना, चाइना हमेशा नीचे, ऐसे याद कर सकते हो। दोनों को इक्वल रखो, ओमेगा एल अपॉन में ओमेगा सी। यहां तक आप लोग छोड़ोगे तब आपकी कहानी खत्म हो जाएगी। रेजोनेटिंग कंडीशन आपसे पूछे तो सिर्फ इतना लिख के आना, इतने में काम खत्म है। इससे आगे आप लोग मत लिखना। अगर आपसे वो पूछे कि आप फ्रीक्वेंसी बताओ, तो फ्रीक्वेंसी में आपको आगे तक चीजें करनी है कि ओमेगा स्क्वायर बनेगा, फिर यहाँ से ऐसा बनेगा, अंडर रूट चढ़ेगा, अंडर रूट के बाद ओमेगा को हम लोग लिख सकते हैं टू पाई बाई फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हमारे पास जाएगी टू पाई बाई अंडर रूट एल सी। लेकिन ये एग्जाम में नहीं आता है मेजरली, तो आप लोग यहीं तक छोड़ देना। समझ रहे हो सभी स्टूडेंट्स, ऐसा करना है आपको। चलिए ये चीज हमारी होगी फिनिश। नेक्स्ट हमारे पास है एसी जनरेटर और ट्रांसफार्मर। अब ये जो टॉपिक्स है इसमें कोई डेरिवेशन नहीं है, इसमें कोई डेरिवेशंस नहीं है, इसमें डायग्राम्स हैं और कुछ कंस्ट्रक्शंस वगैरह है, एप्लीकेशंस वगैरह है, और प्रिंसिपल्स हैं। तो वो जो चीज़ें हैं वो हम लोग कल कल की क्लास में देख लेंगे, कल या फिर परसों की जो क्लास रहेगी उसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अभी हमारा टारगेट है डेरिवेशंस का। तो ये जो क्वेश्चन है दोनों इंपॉर्टेंट है बट डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। तो अगली हमारे पास यूनिट आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो यहाँ पे कोई डेरिवेशंस नहीं है, इसको छोड़ेंगे अभी हम लोग। फिर आती है हमारे पास ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में डेरिवेशंस हैं, बहुत सारे डेरिवेशंस हैं, एक एक करके हम लोग उनके ऊपर बात करेंगे। लेकिन ऑप्टिक्स जो है अभी इसको भी हम लोग स्किप कर रहे हैं, कल के लिए हम लोग इसको टाइम देंगे। अभी हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि जो बाकी चैप्टर्स हैं, जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, उनको हम लोग फिनिश कर लें। तो डुअल नेचर में कोई डेरिवेशंस नहीं है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा एटम एंड न्यूक्लियाई जो चैप्टर है, इसमें डेरिवेशंस के नाम पे कुछ भी नहीं है, डेरिवेशंस के नाम पे यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आगे देखते हैं, आगे हमारे पास है तो यूनिट नंबर 9 है सेमीकंडक्टर्स। यहां पर भी डेरिवेशंस नहीं है। किसी ने बोला है, अक्षत ने, कि सर इतना करा दीजिए कि पूरा पेपर बन जाए। देखो अगर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप कर लोगे तो पूरा का पूरा पेपर आपसे बन जाएगा, कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा जो आपसे नहीं बनेगा। अब यहाँ पे जरा आना आप लोग सभी। ये अपना टेलीग्राम ग्रुप है, तो इसको आप लोग सभी ज्वाइन कर लेना। जो अपना एडोस्टेट पर ग्रुप बना हुआ है फिजिक्स का, उसमें लिंक प्रोवाइड करी है, तो ये आप लोग ज्वाइन कर लेना यार सभी लोग। इसमें हमने पिन कर दिया है ये वाला, इस पर क्लिक करना। तो यहाँ पे देखा, इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है। कराइए। किसी का माइक चलो ऑन है मैं बैठ। तो राज। हाँ, तो हम लोग ये बोल रहे थे कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस वगैरह जो चीज़ें हैं, उनके उनके क्वेश्चंस दे रखे हैं यूनिट वाइज, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। साथ में उनके वीडियो सॉल्यूशंस दे रखे हैं, जस्ट आपको क्लिक करना है तो वीडियो खुल जाएगा। ठीक है, हमने खुद ने समझा रखे हैं सभी चीज़ें, तो इसका यूज़ करो आप लोग सभी। ठीक है, ये चीज़ रहने वाली है। आगे देखते हैं और क्या चीज़ें हैं यहाँ पे इस ग्रुप में अपने। इसमें एक और चीज़ हमने प्रोवाइड करी थी, ये वाली। काम करते हैं, कॉपी करके वापस पेस्ट कर देते हैं आप लोग के लिए। तो ये ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लेना। ये जो ग्रुप है इसमें क्लिक करना आप लोग, ये ग्रुप खुल गया। तो यहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो अच्छी, जो भी आपने क्लास में पढ़ा है तो उसका उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे रेजोनेटिंग कंडीशन क्या होती है, अभी समझाया था ना आपको हमने, कि एक्सिस जीरो हो जाए, आर जीरो हो जाए या फिर जेड जीरो हो जाए। तो आप बोलोगे जेड जीरो हो जाता है, उसे बोलते हैं हम लोग कंडीशन। तो बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी टेस्ट दे चुके हैं, आप लोग भी टेस्ट दे सकते हो अपना। तो ये ग्रुप है अपना, इसमें आप लोग टेस्ट दीजिए, समझिए कि आपसे कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं, कितने नहीं बन रहे हैं, अपना लेवल चेक कर सकते हो। ठीक है, लेवल सबके निकलेंगे, लेकिन निकलेंगे उनके ही जो पढ़ाई करेगा। ठीक है, चलो आ जाते हैं फिर से। तो लगभग कुछ भी नहीं है इधर तो अपने पास मॉडर्न फिजिक्स में तो। अब रे ऑप्टिक्स की डेरिवेशन उठाते हैं, कुछ डेरिवेशंस करते हैं, कुछ हम लोग कल करेंगे, और फिर खत्म कहानी। कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस और देख लेंगे, 3 नंबर 4 नंबर के। फिर कुछ चीज़ें जो रहेगी न्यूमेरिकल्स वाली, ऑब्जेक्टिव्स वाली, तो उसके तो वीडियो फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड कर देंगे, वीडियोस प्रोवाइड कर देंगे। तो वो आप लोग देख लेना, कल की क्लास में अपन लोग टाइम बचेगा अपने पास तो न्यूमेरिकल्स के ऊपर बात कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर बात कर लेंगे। ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर, न्यूमेरिकल्स के ऊपर हम लोग कल बात करेंगे। और बात करेंगे मतलब कि कैसे आप लोग तैयारी कर सकते हो उनकी, कौन से वीडियोस आपको देखने हैं, कहाँ से वो वीडियोस आपको मिलेंगे, वो आपको बता देंगे। बाकी डेरिवेशंस पे फिर से आ जाते हैं। हम्म, हम्म, हम्म।
डेरिवेशन डेरिवेशंस, तो अपन लोग यही उठाते हैं। अरे ऑप्टिक्स, तो ऑप्टिक्स में बड़े डेरिवेशंस उठाते हैं, पीछे से चलते हैं, आगे से नहीं चलते, पीछे से चलते हैं। तो डेरिवेशंस में अपने पास डेरिवेशन आता है, एक्सप्लेन द एस्टेब्लिश द एक्सप्रेशन ऑफ फाइंडिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म। ये डेरिवेशन मत छोड़ना, कोई भी करके जाना, ये डेरिवेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद 2022 की बात है या 23 की बात है, 24 की बात है, हमें याद नहीं है सही से, शायद 23 की बात है या 24 की बात है, ये हमें क्लियर है। एक बार क्या हुआ था, क्लास ले रहे थे सब होंगे पास थ्री 2023 में हम, तो उस टाइम पे हमने स्टूडेंट से बोला था कि सारे क्वेश्चन जो दे रहे हैं वो सब कर लेना। तो प्रिज्म वाला जो क्वेश्चन था वो थोड़ा सा हमको डिफिकल्ट पड़ रहा था, प्रिज्म वाला आया था और साथ में ये ऊपर वाला जो डेरिवेशन है ये आ गया था पूरा का पूरा। तो ये दो क्वेश्चंस आए थे। तो उस टाइम हमने स्टूडेंट से बोले थे कर लेना कर लेना, तो उन्होंने बोला कि भैया इतने सारे क्वेश्चंस करके जा रहे हैं, बस दो क्वेश्चन तो हमने छोड़े हैं, तो दो क्वेश्चंस नहीं करते हैं, बाकी सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं। किसी एक स्टूडेंट ने हमसे ऐसा बोला था, और हुआ क्या एग्जाम में, वही क्वेश्चंस आ गए, ये दोनों क्वेश्चंस आ गए। क्या बीती होगी उस स्टूडेंट के ऊपर बताओ। तो ऐसा आप लोग मत करना, आप लोगों को जो बोला जाए वो करके जाना। ठीक है। हाँ भैया, सारे क्वेश्चंस यहीं से रिपीट होंगे, सब तो है यहाँ पे, क्या छोड़ा है हमने, बस सिलेबस उठा के देखना, इससे मैच करना, सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे, सब कुछ रिपीट होगा। अब बात ये आती है कि क्या आपने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं नहीं करे, अगर कर लिए हैं तो फिर बात करो कि और आगे हम क्या कर सकते हैं। तो अगर आपने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं तो आपको करना ही है कि अब जितना भी समय आपके पास बचा हुआ है वो न्यूमेरिकल्स और ऑब्जेक्टिव्स पे दो। क्वेश्चंस क्या होते हैं, एमपी बोर्ड में क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं आते हैं, या तो न्यूमेरिकल्स डिफिकल्ट आ जाएंगे या फिर ऑब्जेक्टिव डिफिकल्ट आ जाएंगे। पता है 90 to 95% बच्चे यही गलती करते हैं, बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, डेरिवेशंस, इन पे फोकस करते रहते हैं। बट ये चीजें तो बार बार रिपीट होती है ना, इनमें क्या देखना। चीजें जो होती है वो न्यूमेरिकल्स होती है, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिन पे आप फोकस कर सकते हो। हम इतना सारा स्टडी मटेरियल आपको क्यों प्रोवाइड करते हैं, हम इसलिए नहीं करते कि आप ये जो चिंगू चिंगू से क्वेश्चंस हैं उनको आप प्रैक्टिस करो। ये तो कहीं कोई भी दे देगा आपको यार, इतने सारे लोग हैं जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं। मेन चीजें आती है न्यूमेरिकल्स, मेन चीजें आती है 2 मार्कर क्वेश्चन, खासकर छोटे छोटे जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। और फिर आती है प्रॉब्लम न्यूमेरिकल्स में, तो उन पे फोकस करो। इनमें क्या है, जिनका टारगेट 95 है वो ये बार बार पढ़ रहे हो, तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है आपको। चलो आ जाओ, फिर से हम लोग डेरिवेशंस देखते हैं। डेरिवेशंस में हम लोग नीचे से स्टार्ट करते हैं, प्रिज्म वाला क्वेश्चन उठाते हैं सबसे पहले। ये वाला क्वेश्चन है। किसी स्टूडेंट ने पूछा है भैया कूपन कोड क्या है, ये क्या पूछा है सर, न्यूमेरिकल कितने मार्क्स के आते हैं। न्यूमेरिकल 8 से 10 नंबर के आ सकते हैं फिजिक्स में। और कूपन कोड किसी ने पूछा है, तो कूपन कोड आप ये यूज़ कर सकते हो अगर आपको कोर्स परचेज करना है तो, MPBSE 20, तो आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा, ये कूपन कोड यूज़ कर लेना। ठीक है। चलो, तो बात करते हैं एस्टेब्लिश द एक्सप्रेशन फॉर फाइंडिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म। यहाँ पे जो दिक्कत आती है ना बच्चों को, वो कहाँ पे फंसते हैं, क्यों छोड़ देते हैं इस क्वेश्चन को पता है, वो क्वेश्चन को छोड़ते हैं यहाँ पे, इस डायग्राम की वजह से। डायग्राम को देख देख कर ही वो डर जाते हैं भैया कि क्या डायग्राम है, कैसे करेंगे, क्या है क्या नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा टाइम दे दोगे ना तो डायग्राम समझ में आ जाएगा। ये होता है हमारे पास प्रिज्म, हम लोग थोड़ा बड़ा बनाते हैं प्रिज्म। ये बन गया अपना प्रिज्म। हमने क्या किया, प्रिज्म पे लाइट मारी, यहां से एक लाइट मारी इस तरीके से, इस तरीके से। अब जो लाइट होगी इस तरीके से, मान लो यहाँ इस पे रिफ्लेक्ट हुई, यहाँ पे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को हम लोग नाम दे देते हैं कुछ भी। चलो नाम ना देते हुए अभी यही समझते हैं कि यहाँ पे इस तरीके से लाइट हमारे पास बीम हुई है। इसको आप पूरी कर लो, एक काम करो, यहाँ तक बन गई। ये लाइट पड़ी अपनी, पॉइंट नाम दे दो यहाँ पे, इस पॉइंट का नाम भी नहीं देते हैं क्योंकि हम लोग एक साथ पॉइंट के नाम दे देंगे। नाम कुछ भी दे सकते हो, ए दे दो, बी दे दो, एस दे दो, वाई दे दो, जेड दे दो। ये हो गई अपनी कहानी। लाइट आई, लाइट यहाँ पे पड़ी, ये लाइट यहाँ पे पड़ी, इस पॉइंट पे पड़ी, इस पॉइंट पे पड़ी, यहाँ से इस तरीके से पड़ी। अच्छा, फिर क्या हुआ, लाइट यहाँ से इस तरीके से पड़ी। 1 मिनट रुको, एक काम करते हैं, डायग्राम के हिसाब से चलते हैं अपन लोग, डायग्राम के हिसाब से चलते हैं ताकि आपको इधर समझाना इसी रहेगा हमारे लिए। ये अपना है प्रिज्म, ये अपना हो गया प्रिज्म।
अब इस प्रिज्म पे सबसे पहले अपन नॉर्मल बना लेते हैं, ये नॉर्मल बना लिया अपन ने। यहाँ से भी सरफेस नॉर्मल अपन ने ये खींच दिया। अब डायग्राम के अनुसार हमने लाइट अभी यहां से मारी थी, लेकिन यहाँ पे ये लाइट इधर से मार रहे हैं ये लोग। ठीक है, ये लाइट। तो लाइट अगर हम यहाँ से मारेंगे इस पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे आप चाहो तो ऐसे बना सकते थे, लेकिन आप पूरा डायग्राम आपको समझाएंगे पूरा का पूरा, तो इसके हिसाब से चलते हैं तो आपको समझ में जल्दी आएगा। तो जैसे हमने लाइट यहाँ पे मारी, तो ये जो लाइट होगी वो क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी। अब ये लाइट इस तरीके से ना जाते हुए इस तरीके से जाना चाहिए था इसको, लेकिन ये बैंड हो गई। कैसी होगी, बैंड हो गई। ये इस तरीके से यहाँ पे बैंड हो गई, इस तरफ मुड़ गई। अब यहाँ से क्या हो, फिर से इसको एक सरफेस मिली, यहाँ पे अलग मीडियम है, इसके अंदर अलग मीडियम है। तो अलग मीडियम होने की वजह से ये फिर से बैंड हो जाएगी इस तरीके से। आया बात समझ में आपको, क्या बोलना चाह रहे हैं हम लोग। लाइट आई, लाइट इसके ऊपर पड़ी। ये कौन सा मीडियम है, रेयर मीडियम है। ये डेंसर मीडियम है। डेंसर मीडियम में क्या होता है, नॉर्मल की तरफ ये इस तरीके से बेंड हो जाती है। ठीक है, ये नॉर्मल है अपना, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। अब यहाँ पे क्या हुआ, लाइट ऐसी गई। अब ये मीडियम कौन सा है, ये डेंसर मीडियम है, बाहर रेयर मीडियम है। तो क्या हुआ, ये जो होगी ये नॉर्मल से दूर भागेगी। ये नॉर्मल था, नॉर्मल से इधर ना जाते हुए इधर भागेगी। तो ये इस तरीके से बनेगी। ठीक है। अब ज्यादा टर्मिनोलॉजी हम लोग चाहें तो यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। हम अभी टर्मिनोलॉजी बड़ी बड़ी यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि डायग्राम पहले से डिफिकल्ट है। अगर बड़ी बड़ी टर्मिनोलॉजी यहाँ पे हमने यूज कर दी, तो फिर बोलोगे कि भैया डायग्राम समझ में नहीं आ रहा है, हमसे तो नहीं होगा, हम छोड़ दें क्या इसको। तो पहले अपन लोग नॉर्मली समझते हैं कि इजी वे में कैसे समझा जा सकता है इसको। ये समझ में आया। यहाँ पे एक एंगल बना, इसको बोल देते हैं आई। यहाँ पे एक छोटू सा एंगल यहाँ पे बना, इसको बोल देते हैं आई। अब ये जो एंगल है ये अलग अलग एंगल होंगे, तो इसको बोल देते हैं I1, इसको बोल देते हैं I2। इतनी चीजें समझ में आई, इतने में कोई कंफ्यूजन है। सिंपल सी बात थी, लाइट गई ऐसी 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 मुड़ गई। ये नॉर्मल हमने बना लिए दो, ये सरफेस नॉर्मल्स हैं जो 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं सरफेस के साथ। अच्छा भैया, इतनी चीज समझ में आई। अब जरा एक काम करना, एक काम और करना आप लोग। ये जो लाइन हमने निकाली है इसको पीछे एक्सटेंड करो तो जरा। पीछे इस तरीके से एक्सटेंड की जा सकती है। ठीक है, तो यहां पे भी एक पॉइंट बनेगा, यहां पे एक पॉइंट, यहां पे एक पॉइंट, यहां पे एक पॉइंट, यहां पे एक पॉइंट। आए पॉइंट के नाम हम लोग नहीं दे रहे हैं, वो तो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे क्या नाम हमने इसमें दिए हैं, वो पॉइंट के नाम हम लोग यहाँ पे दे देंगे। ये पॉइंट्स हमारे पास बने हुए। यहाँ पे एंगल क्या बनेगा जरा बताओ, यहाँ पे एंगल क्या बनेगा, और यहाँ पे एंगल क्या बनेगा, और यहाँ पे एंगल क्या बनेगा, और यहाँ पे एंगल क्या बनेगा। जरा ध्यान से देखो आप। यहाँ पे अगर I1 एंगल है, और अगर इसको हम लोग R1 एंगल बोले, और इसको हम लोग R2 एंगल बोले, तो ये जो एंगल बचेगा ये कितना बचेगा, ये एंगल होगा। आपने देखा होगा इस तरीके से कि अगर ये एंगल है तो ये एंगल दोनों बराबर रहेंगे। अगर ये I1 है तो ये भी क्या रहेगा, I1 रहेगा। तो ये जो पूरा एंगल है ये पूरा I1 है। लेकिन अब इतना इतना एंगल कितना होगा, इतना सा एंगल क्या होगा, तो बोलेंगे कि I1 में से R1 को माइनस कर दो, तो ये हमारे पास छोटा सा जो एंगल है वो भी निकल जाएगा। यही तो करते हैं हम लोग। इस तरीके से ये छोटा सा जो एंगल है वो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे होगा, इस एंगल क्या बोलेंगे, I2 - R2। I2 - R2, ये हमारे पास एंगल आ गया। चारों एंगल हमने निकाल लिए, I1 R1 R2 I2। आई बात समझ में, ये एंगल हो गया हमारे पास। अब ये जो डिफ्लेक्ट हुआ है, ये डिफ्लेक्ट हुआ है, कितना डिफ्लेक्ट हुआ है, जाना चाहिए था इसको ऐसा, लेकिन हुआ क्या, पहले ऐसा गया, फिर ऐसा गया, फिर ऐसा बेंड हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी बेंडिंग हुई है वो यहाँ समझ में आती है हमें। यहाँ पे ये, यहाँ पे, यहाँ पे ये, यहाँ पे फाई। इस एंगल को बोल देते हैं सिग्मा या फिर फाई। ये फाई हमारे पास सिग्मा एंगल हो गया, समीशन बोल दो, सिग्मा बोल दो, कुछ बोल दो। ये हमारे पास एंगल हुआ जो हमें बताता है डिफ्लेक्शन कितना शो हुआ है, डिफ्लेक्शन कितना शो हुआ है। अब जरा डायग्राम को ध्यान से देखो। ये बता रहा है कि कितना डिफ्लेक्शन यहाँ पे शो हुआ है, कितना डिफ्लेक्ट हुआ है। जाना चाहिए था उसको ऐसा, लेकिन वो गया कैसे, पहले ऐसा गया, फिर ऐसा गया, फिर ऐसा गया। लेकिन जो डिफ्लेक्शन हुआ है वो यहां से निकाल सकते हैं, इतना ये डिफ्लेक्ट हुआ है, इतना ये डिफ्लेक्ट हुआ है। अब आपको जो भी नाम आए वो नाम इनके दे सकते हो। जैसे हमने जो नाम दे रखे हैं पॉइंट्स के, लाइंस के, वो दे रखा है M N। N1 दे दिया इसका नाम, ये जो है ये M2, ये N2 नाम दे रखा है। इस पर्टिकुलर पॉइंट को हमने T बोल दिया है, इस पॉइंट को हमने O1 बोल दिया है, इसको O2 बोल दिया है, इसको हमने P पॉइंट बोल दिया है, और यहाँ पे जो एंगल है इसको एंगल ऑफ प्रिज्म बोला जाता है, जिसको हमने A बोल दिया है। मैं डायग्राम को फिर से एक बार रिपीट करूंगा, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है स्टूडेंट्स को लिए एक बार में समझना। तो पूरा का पूरा डायग्राम अपन लोग एक बार और समझेंगे। अपनी कॉपी में, अगर आप अपनी कॉपी निकाल रखी है, तो कॉपी में भी आप लोग ट्राई करो बेसिक बेसिक बनाने का, कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है आपसे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अपना हुआ इस तरीके से। अब आप चाहो तो लाइन को यहां से ले आओ, यहां से ले आओ, एक नॉर्मल बना लो सबसे पहले तो। ये अपना नॉर्मल बना, सरफेस नॉर्मल। नाम दे देना अपने हिसाब से, M1 N1 N2 N2 जो भी देना है। फिर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एक पॉइंट बनाएंगे, यहाँ पे एक पॉइंट बनाएंगे।
फिर क्या करेंगे, एक रे लेके जाएंगे जो ऐसी जाएगी, फिर ऐसी जाएगी, फिर ऐसी जाएगी, इस तरीके से जाएगी रे। जो बेसिक बेसिक चीजें हैं वो हम लोग आपको बताते हैं। यहाँ पे एंगल को हमने क्या बोला था, I1 एंगल बोला था। यहाँ पे इसको I2 बोला था। इसको बोला था R1, इसको बोला था R2 एंगल। तो ये जो बचा ये कितना बचाएगा, I1 माइनस R1। ये जो एंगल बना ये बचेगा I2 माइनस R2। अब एक काम और हमने किया था, क्या काम किया था, इसको हमने एक्सटेंड कर दिया था, इस लाइन को इस तरीके से, इसको एक्सटेंड कर दिया था। तो यहाँ पे जो एंगल बना ये होगा डिफ्लेक्शन एंगल। तो समीशन से हमने बताया था, ये जो एंगल होता है एंगल ऑफ प्रिज्म होता है, इसको ए बोलते हैं। ये चीजें हमारे पास थी, इस तरीके से हमने डायग्राम बनाया था। अब पॉइंट का नाम आप जो चाहो वो दे सकते हो। जैसे इसका नाम दे देते हैं M1। कलर चेंज कर लेते हैं इसका। यहाँ पे हो जाएगा N1, यहाँ पे M2, यहाँ पे N2। ठीक है। और क्या चीज हो गई हमारे पास, इस प्रिज्म का नाम दे दो कुछ भी, PQR, PQ, PQ। और यहाँ पे, एक मिनट ये थोड़ा सा हिल गया यहाँ पे, ये R, यहाँ पे R हो जाएगा। ठीक है। इस तरीके से नाम दे देना। यहाँ पे पॉइंट क्या है हमारे पास, ये T पॉइंट बोल दो इसको। इसको आपने क्या बोला है, O1 बोला, तो O1 बोल दो, इसको O2 बोल दो। इस पॉइंट को क्या बोला है हमने, इसको O3 बोला है, तो ये O3 हो जाएगा हमारे पास, O1 O2 O3। तो अगर डायग्राम भी बना दोगे ना तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, यहाँ पे 2 नंबर डायग्राम के होते हैं। ठीक है। तो ये बना लेना। अब एक बार अपनी तरफ से कोशिश कर लेना तो आपसे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अब आपको सिखा दिया है। डायग्राम में थोड़ा डिफिकल्ट था, इसके साथ साथ एक और चीज डिफिकल्ट है, वो है इसकी थोड़ी थ्योरी। तो इसमें भी आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे, हम समझाएंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से समझाने की। बट अगर फिर भी समझ में ना आए तो एक बार लिख कर देखना, फिर तो जरूर समझ में, आवाज कट रही है सर। है ना। हाँ वेरी गुड। सर, आवाज कट रही है। आवाज कट रही है क्या, अभी आ रही है। हाँ सर। ओके। वॉइस आ रही है क्या, सभी को बताइए जरा। हाँ सर। हाँ। ओके। रिकॉर्डिंग प्रोग्रेस, ओके। हाँ तो बात कर रहे थे हम लोग यहाँ पे, देखो अपने को प्रूव क्या करना होता है वो समझो। हमें परीक्षा में बोला जाता है स्टेब्लिश द एक्सप्रेशन टू फाइंडिंग द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल। ये भी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बोल सकते हैं कि आप रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालो मटेरियल ऑफ प्रिज्म का, ये आपसे बोल देंगे। या फिर एक और तरीके से क्वेश्चन आता है, वो आता है इस तरीके से कि आप ये चीजें प्रूव करके बताओ कि म्यू नॉट इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस समीशन बी अपॉन टू अपॉन साइन ए बाई टू। तो अगर आप इससे डायरेक्ट पूछ ले कि प्रूव दैट, और ये एक्सप्रेशन आपको दे दे, तब भी आपको यही लिखना है। इसके अलावा अगर आपसे डायरेक्ट वो बोल दे कि एस्टेब्लिश द एक्सप्रेशन टू फाइंड आउट द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म, तो आपको आइडेंटिफाई करना है प्रिज्म से। प्रिज्म से आपको आइडेंटिफाई करना है कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपको किसका पूछा है, प्रिज्म का पूछा है। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो होता है वो होता है म्यू। म्यू होता है हमारे पास, म्यू इस तरीके से ही है। व्हाइट कलर ले लिया क्या, ये इस तरीके से ऐसे बनता है म्यू। म्यूजिकल्स होता है साइन आई अपॉन में होता है साइन आर। ये हमारे पास क्या होता है, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन आई अपॉन साइन आर। अब हमारे पास जो आई है, आई क्या है, I1 इजिकल्स टू I2। अब हम लोग, हमारे पास I1 भी आया था, I2 भी आया था, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास I1 और I2 ये दोनों अलग अलग एंगल है। पर अगर हम छोटे से प्रिज्म के लिए बात करें, मिनिमम डेविएशन की बात करें, मिनिमम डेविएशन कंडीशन है, डेरिवेशन नहीं है, डेविएशन लिखा हुआ है, डेविएशन, डेविएशन कंडीशन। अगर मिनिमम डेविएशन कंडीशन की बात करें तो हमें कुछ चीजें माननी पड़ेगी। हम ये मान के चलेंगे कि I1 और I2 हमने अलग अलग बताया था, बट कंडीशन के अकॉर्डिंग ही हमारे पास आई हो जाएगा। वहां पे डायग्राम में आप लोग अलग अलग बताना कि I1 अलग है, I2 अलग है, R1 अलग है, R2 अलग है। बट हम लोग एक छोटे से प्रिज्म की बात कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि I1 और R2 जो है वो इक्वल हो जाएगा, जिसको हम लोग आई बोल देंगे। R1 और R2 जो होगा वो इक्वल हो जाएगा, जिसको हम लोग आर बोल देंगे। सिग्मा समीशन एम जो होगा वो समीशन के बराबर होगा। ठीक है। मिनिमम डेविएशन की बात करेंगे तो समीशन एम यहाँ पे लिख देंगे समीशन की जगह पे। फिर हम लोग दो ट्रायंगल यूज करेंगे, ट्रायंगल यूज करेंगे O1 O2 O3। तो एक ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको O1 O2 O3, यहाँ पे O1 O3 O2।
तो O1, O2 और O3, ये ट्रायंगल हम लोग यूज करेंगे, इसमें से बहुत सारी चीजें हम लोग निकाल लेंगे और इसको हम लोग यूज करेंगे। जरा देखो यहाँ पे। तो हमने जो चीजें पढ़ी है वो ये पढ़ी है कि अगर दो एंगल को जोड़ते हैं, इंटरनल एंगल को जोड़ते हैं, तो एक्सटर्नल एंगल के बराबर होता है। क्या बात हुई यहाँ पे, एक काम करते हैं यार, ये चीजें यहाँ पर बार बार ऊपर नीचे करना पड़ रहा है हमें, तो इसको हम लोग यहीं पे बना लेते हैं। यहाँ पे बना के आपको समझा देते हैं। हमारे पास जो O1, O2, O3 एंगल है वो इस तरीके से है। यहाँ पर जो आया हमारे पास, यहाँ पे है I1R1, यहाँ पर भी है I-R। ठीक है, अब I1R2 नहीं लिख रहे हैं क्योंकि दोनों एंगल हमने बराबर बता दिए हैं। और यहाँ पे है सिग्मा समीशन एम। तो समीशन एम जो होगा वो किसके बराबर होगा, इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा। तो I1, I2, इनको जब जो हम लोग जोड़ेंगे, या फिर हम लोग डायरेक्ट ऐसा लिख दें, इनको जब हम लोग जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा कि I1 - R1, I2, सॉरी, I - R, I - R, ये जो होंगे तो 2I हो जाएगा, 2R हो जाएगा, और यहाँ पे समीशन आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ चुका है, समीशन आ चुका है। समीशन से हम लोग क्या निकाल लेंगे, समीशन से हम लोग, समीशन जो है इसको यहीं रहने देंगे, आर जो होगा इसको इधर ले आएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2R, यहाँ पे 2I बचा हुआ है, तो हम सिर्फ आई निकालेंगे। तो आई निकालेंगे तो 2 जो होगा वो अपॉन में चला जाएगा। अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए, भैया आपने आई क्यों निकाला, आपने आई क्यों निकाला। आप तो चाहते तो समीशन निकाल सकते थे, आर निकाल सकते थे। तो हमने आपसे ये बोला कि ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन हमने स्टार्टिंग में लिखा था, हम ये चाहते हैं कि इस पूरे डायग्राम से हम आई की वैल्यू और आर की वैल्यू ये हम लोग निकाल सकें। ठीक है, ये हम चाहते हैं, ये और ये चाहते हैं हम लोग कि इसकी जो वैल्यू आएगी ये यहाँ रख देंगे, इसकी वैल्यू जो आएगी यहाँ रख देंगे, इसलिए हम लोग आई और आर के ऊपर फोकस कर रहे हैं। आई बात समझ में, आई और आर क्यों निकाल रहे हैं, पहले हम लोग आई निकालेंगे, तो आई हमने इस तरीके से निकाल लिया। तो ये हम आई जो है इसको हम लोग डायरेक्ट पुट कर देंगे। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग ये वैल्यू पुट कर देंगे। अब ट्रायंगल हमारे पास है O1, T, O2, O1, T, O2, यहां से हम लोग कैसे यूज करेंगे वो देखिए। O1, T, O2, O1, T, O2, O1, T, O2, O1, T, O2, ये है। यहां पर क्या है, यहां पर है आर, यहां पर भी है आर, यहां पर हमारे पास एंगल टी बोल देते हैं इसको। ठीक है, ये टी एंगल हो गया हमारे पास। तो ये हमारे पास होगा आर आर, यहाँ पे टी। ठीक है, इसको हम लोग यूज करेंगे। ये तो हमें ये पता है कि अगर जितने भी एंगल, ट्रायंगल के अंदर जितने भी एंगल्स हैं, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, इनको तीनों को अगर हम जोड़ दें तो हमारे पास 180 डिग्री का एंगल आ जाता है। कितना आ जाता है, 180 डिग्री आ जाता है। तो हमने तीनों को जोड़ दिया, तो आर आर कितना हो जाएंगे, 2R हो जाएंगे, यहाँ पे एंगल टी आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। अब हम चाहें, अगर हम चाहें तो यहीं से चीजें सॉल्व कर सकते हैं कि हमारे पास आर चाहिए, तो ये 2 है, 2 को, ये जो एंगल टी है इसको माइनस एंगल टी लिख दो, यहाँ पे अपन में 2 लिख दो, तो ये अपने पास आर आ जाएगा। बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि एंगल टी हमने कोई डिफाइन नहीं किया था, तो ये हमारे पास एक बड़ी प्रॉब्लम है। एक बड़ी प्रॉब्लम है ये डिग्री, हम डिग्री में आंसर नहीं चाहते हैं। ठीक है, ये दो बड़ी प्रॉब्लम है हमारे पास। तो हमें ये दोनों चीजों को रिजोल्व करना है। तो इन दोनों चीजों को रिजोल्व कैसे कर सकते हैं, तो आपने क्या किया है, आपने आर निकाल लिया है, बहुत बड़ा काम कर दिया है। अब हम लोग क्या लेंगे, PO1, TO2, ये हमारे पास रेक्टेंगल होता है, ये हम लोग लेंगे PO1, TO2। ये देखो, ये हम लोग पूरा यूज करेंगे। यहां पर अगर आप लोग देखोगे तो ये एक एंगल है हमारे पास, इसको हम लोग आई बोल सकते हैं। ये जो एंगल है इसको भी आई बोल सकते हैं, क्योंकि अब तो पूरा एंगल बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो एंगल है, ये एक हमारे पास एंगल है, और ये एक हमारे पास एंगल है। ठीक है, ये चीजें हमारे पास है, तो इसको हम लोग यूज करेंगे। ये देखिए, तो इस तरह से कुछ था वो, ऐसा कुछ था। तो यहाँ पे हमारे पास आई एंगल था, यहाँ पे आई एंगल था, यहाँ पे कुछ एंगल बना था, और यहाँ पे एंगल टी था। ठीक है, ये चीज हमारे पास थी। तो ये जो है ये तो पूरा 90 डिग्री बन गया, 90 डिग्री बन गया। तो इसको आई ना लिखते हुए हम 90 डिग्री लिख सकते हैं डायरेक्ट। यहाँ 90 लिख दिया, यहाँ पे 90 डिग्री लिख दिया, तो 90 90 लिख दिया, ये हो गया 180 डिग्री। यहाँ पे 360, तो ये इधर जाएगा तो इसमें से माइनस हो जाएगा, तो ये बनेगा हमारे पास 180 डिग्री। तो देखो हमारे पास ये एक्सप्रेशन और आ गया।
तो जरा स्कोर इसको ध्यान से देखो, अगर इन दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है, तो क्या लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो सकता है क्या? आप बोलोगे हाँ भैया हो सकता है। तो एक काम करो, इसको और इसको हटाते हुए ये जो चीजें हैं इसको यहाँ पे लिख दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 2r प्लस एंगल टी। तो एंगल टी से एंगल टी कट गया, हमारे पास यहाँ पे आया 2r इजिकल्स टू ए। 2r इक्वल्स टू ए, लेकिन हमें तो r चाहिए भैया, तो मैंने बोला ठीक है r ये ले लो। तो r की वैल्यू कितनी आई, a/2 आई हमारे पास। कुछ समझ में आया क्या किया हमने? मैं एक बार और रिपीट करूंगा, भले इसमें टाइम लग जाए इस क्वेश्चन में, बट मैं इसको रिपीट जरूर करूंगा आप लोगों के लिए। तो ये देख लीजिए, आर की वैल्यू ये आई और ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। खत्म कहानी। तो ऐसे करके इसको डिराइव किया जाता है। अब मैं एक बार वो पूरा का पूरा रिपीट करने जा रहा हूँ, सब कुछ रिपीट कर दूंगा। थ्योरी जितनी भी हमने अभी बताई है आपको कंप्लीट में रिपीट करूंगा यहीं से। डायग्राम में 2 बार रिपीट कर चुका हूँ, तो अब इसको रिपीट नहीं करूंगा मैं। अब हम यहाँ से समझेंगे। सबसे पहले हमने किया म्यूजिकल्स टू साइन आई बाई साइन आर होता है। हमारे पास आई नहीं है, आर नहीं है। हमने बोल दिया कि I1 I2 आई आई के बराबर हो जाएगा, R1 R2 आर के बराबर हो जाएगा, समीशन एम समीशन के बराबर हो जाएगा। हमने पहले ट्रायंगल लिया O1 O2 O3। हमने ट्रायंगल लिया O1 O2 O3। यहां से हमने आई निकालने की कोशिश करी, ये ट्रायंगल लिया हमने। तो यहां पे हमारे पास था I - R, I - R। ये जो होता है, अगर दो एंगल का सम करते हैं तो बाहर का जो एंगल है, एक्सटर्नल एंगल, उसके बराबर आता है। तो यहां से हमने क्या कहा, 2I - 2R हुआ। यहाँ पे समीशन एम लिखेंगे, समीशन एम। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि हमें आई चाहिए, तो यहाँ पे लिखा 2I इक्वल्स टू समीशन एम माइनस में 2R अपॉन ये 2 जो है, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारे पास आई आ गया। ठीक है, तो आई हमने इस तरीके से निकाला। तो ये हमारा आई का काम हो गया। फिर बात आई आर की, कि आर कैसे निकाले। तो आर निकालने के लिए हमने पहले तो ये यूज किया, इससे आर निकालने की कोशिश करी। तो यहां से हमें पता है कि आर वन ना बोलते हुए एक काम करते हैं, आर ही बोलते हैं। आर प्लस एंगल टी, इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 180 डिग्री। यहाँ पे आ जाएगा 2R इजिकल्स टू एंगल टी। यहाँ पे आया 180 डिग्री। तो ये चीज हमारे पास आई। अब हम इसको क्या करें, इसको हमने यहीं पे छोड़ दिया था। फिर हमने क्या किया, एक पूरा का पूरा ट्रायंगल यूज किया, ये वाला ट्रायंगल ना बोलते हुए रेक्टेंगल बोलना चाहिए इसे। यहाँ से ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये एंगल टी, ये एंगल ए। तो एंगल ए, ये कोई एंगल है ना, यहाँ पे एंगल है, तो यहाँ पे ये बन गया। तो हमने बोला कि यहाँ पे 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल ए प्लस एंगल टी, ये जो होता है ये 360 डिग्री के बराबर होता है। 360 डिग्री के बराबर होता है। तो हमने क्या किया, एंगल ए प्लस एंगल टी, इसको यहीं पे रहने दिया। यहाँ पे हमारे पास आया क्या, यहाँ पे हमारे पास आया 360। 360 में से 180 गए तो कितने बचे, 180 बचे। तो 180 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे एंगल टी आ गया। तो हमने बोला कि दोनों सेम है, तो दोनों को सेम रख दो। एंगल ए एंगल टी, यहाँ पे हमने रखा 2R प्लस एंगल टी। तो यहाँ से टी कैंसिल हुआ, हमारे पास आया ए इक्वल्स टू 2R। ए इक्वल्स टू आया हमारे पास 2R। अब ये हमें आर निकालना था, तो ए के अपॉन में 2 रख दिया, ये आर आ गया हमारे पास। ऐसे करके हमने किया था। अब जो भी वैल्यू आई है उसको बस पुट कर दो। आई भी आ गया, आर भी आ गया, उसको वहां पे पुट करेंगे साइन आई साइन आर में, तो आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन मिल जाएगा ये वाला। इस तरीके से हमने ये जो हेवी सा डेरिवेशन था, जिसको हमने कर लिया फिनिश। आई होप आप सभी लोग एक बार ट्राई करेंगे घर पे और इसको करने की कोशिश करेंगे। इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है। तो करवा दिया आपको। चलिए आगे देखते हैं। हाइजेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, ये थ्योरी है, ये डेरिवेशन करवा दिया आपको। ये जो लिखा है, एस्टेब्लिश द रिफ्लेक्शन फॉर्मूला फॉर द थिन लेंस 1f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1, फिर 1R - 1R, 1/R1 माइनस 1/R2। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, सारे डेरिवेशन कराना पॉसिबल नहीं है आपको, ऑलरेडी हमने बता रखा है कि अपना एक और टेलीग्राम, अपना ग्रुप है टेलीग्राम ग्रुप, वहां पे आप लोग जाइएगा। ये पिन कर रखा है, पिन पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग चेक करेंगे, इनको यूज करेंगे और सॉल्व करेंगे। ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, ये वीडियो है, वीडियो लगा लेना। ये वाला वीडियो है, इस पे क्लिक करना, तो ये वाला जो डेरिवेशन है ये ओपन हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेना। प्रिज्मा वाला किसी को और देखना है एक बार हो, तो यहाँ से भी देख सकते हैं, वीडियो लिंक शेयर करी है हमने, यहाँ से आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ये वो सारे क्वेश्चंस हैं, इसको देख लेते हैं।
सिंपल माइक्रोस्कोप और देख लेते हैं। बाकी टाइम कितना हो गया, 6:19 हो चुकी है। तो एक काम करते हैं, आज के लिए अपन लोग इतना ही रखते हैं, वैसे भी क्लास का टाइम हो जाएगा अपना। तो बाकी जो क्वेश्चन है, बाकी जो डेरिवेशन है, वो लोग हम कल कर लेंगे। इसके अलावा एक और चीज, कल की क्लास में हम लोग थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो हैं, जो 3 नंबर 4 नंबर में आते हैं, वो भी करने वाले हैं। सुबह की क्लास वही टाइम पे लगेगी, सुबह 6 बजे। अब अपनी लास्ट क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, एक या दो क्लास और रहेगी। तो जितने भी स्टूडेंट सीरियस है अपनी पढ़ाई को लेके, सुबह 6 बजे उठ जाना। ठीक है, अपन लोग सिलेबस फिनिश कर रहे हैं कल और परसों में। मिलते हैं आपको कल सुबह। बाकी थैंक यू एवरीवन।